Hello everyone and welcome to PrepIS and welcome to the part 2 of our GS UPSC mains GS paper 2 polity syllabus and previous year questions analysis. So basically हम जो UPSC के मेंस के previous year questions हैं और syllabus हैं GS पेपर 2 पॉलिटी पार्ट का जो है अभी जो है उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। और कल हमने पार्ट 1 में 4 या 5 टॉपिक्स कर लिए थे। आज जो है हम जो है रिमेनिंग पॉलिटी के टॉपिक्स करेंगे। एंड आई नो कुछ गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के टॉपिक हैं, वो हम थोड़े टाइम बाद करेंगे। ठीक है, अभी पॉलिटी कवर करेंगे और इसके बाद अगला आपका एथिक्स, उसके बाद जो है अगला आपका ज्योग्राफी। इस तरीके से पूरा जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, राइट, सबके प्रीवियस पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है अच्छे से आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस देंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो कि मेंस के लिए क्या चीजें पढ़नी है और कैसे उसको पढ़ना है। और आंसर लिखने के लिए मोर स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये नोटिस करना है कि आपको यूपीएससी के जो क्वेश्चन है मेंस के, उनके आंसर लिखने के लिए किस तरीके का कंटेंट चाहिए। आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी किसी टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता। ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये एस्पेक्ट समझ गए तो ट्रस्ट मी आपकी प्रिपरेशन जो है कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आपका जो अननेसेसरी एफर्ट होता है, कई बार हम ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस बहुत वास्ट है, राइट। तो कई बार हम सिलेबस में ऐसी चीजें भी पढ़ने लग जाते हैं जिसका ज्यादा वेटेज नहीं होता और उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, या जिससे क्वेश्चन आते ही नहीं है बट बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। तो ये एनालिसिस का पर्पज ही ये है कि आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसको पढ़ते वक्त क्या चीजों पे ज्यादा फोकस देना है जो आप अपने आंसर में लिखोगे। ठीक है, तो चलो बिना डिले के शुरू करते हैं। तो अभी जो टॉपिक पहले हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, और इश्यूज चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, और डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर। और जैसा कि कल हमने इसका एनालिसिस देखा था, जब सिलेबस एनालिसिस, तो हमने देखा था ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये जो तीन टॉपिक्स अगेन आपके सिलेबस में ये तीनों एक साथ लिख रखे हैं, बट ये तीन टॉपिक्स आपके आर हाई वेटेज, राइट, बहुत ही हाई वेटेज है। तो इनको बहुत अच्छे से करना है और आगे आप देखोगे क्वेश्चन में कि यार इतना हाई वेटेज है बट एक रिपीटेड थीम है, उसी पे जो है चीजें रिपीट होती रहती है। ठीक है, सो वेटेज हाई है बट बहुत लिमिटेड और एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स जब इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, इनफैक्ट अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काफी कुछ जो है कंटेंट भी बताऊंगा, आपको रियलाइज होगा कि यार ये चीजें भी हम जो है यूज कर सकते हैं, तो कंटेंट भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन का मिल जाएगा। ठीक है, चलो बिना डिले किए शुरू करते हैं। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू थिंक। नाउ अगेन देखो, इट रिक्वायर्स, जब जब भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, डू यू थिंक, मतलब ये आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज पे। अब आप पूछोगे कि पर्सपेक्टिव कैसे बनेगा, तो पर्सपेक्टिव बनाने के लिए ही बोलते हैं कि द हिंदू के जो एडिटोरियल्स आते हैं वो पढ़ो। द एडिटोरियल्स वो क्या होते हैं, वो किसी एक चीज पे आप देखते हो ना, बार बार अलग अलग टाइप के एडिटोरियल्स आते हैं, तो वो कुछ नहीं होते, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं उस इवेंट पे या उस चीज पे, राइट। सो दैट्स व्हाई द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और एडिटोरियल में सिर्फ आपको फैक्ट्स डेटा नहीं देखना है या सिर्फ पॉइंट्स, ऐसे ये मत सोचना कि मैं ये पॉइंट देख लूं, बट आपको वहां पे पर्सपेक्टिव भी देखना है। ठीक है, जब आपको पर्सपेक्टिव का आइडिया होगा तो इस टाइप के हाउ डू यू थिंक वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन वैसे, हाउ फार डू यू थिंक cooperation, competition, and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. ठीक है, तो अगेन बहुत सिंपल है। इंडिया में कल ही हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज द नेचर ऑफ फेडरेशन। इंडिया में जो फेडरेशन का नेचर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो नेचर ऐसा है कि इट इज क्वासी फेडरल या स्यू जेनरस, मतलब इंडिया में जो एक सेंट्रलाइजिंग फेडरल तो है बट एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी है। और क्यों है फेडरल, बिकॉज ऑफ टू इंश्योर ऑटोनॉमी, राइट, रीजनल ऑटोनॉमी, एंड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू इंश्योर यूनिटी और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इन प्रैक्टिस जब हम देखते हैं, राइट, तो हम देखते हैं कि कई इंस्टांसेस है कोऑपरेशन की, कई इंस्टांसेस है कंपटीशन की, और कई इंस्टांसेस आ जाती हैं कन्फ्रंटेशन की। तो हम देखेंगे कि ये तीनों चीजें जो है दे हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन फेडरेशन, राइट, कि नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन को कहीं ना कहीं इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। अब कोऑपरेशन की बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो आप एग्जांपल दे सकते हो टू साइड दैट हाउ सिग्निफिकेंटली इट हैज इन्फ्लुएंस्ड इज जीएसटी काउंसिल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में।
फिर यहाँ थोड़ा बहुत एक दो लाइन ऑब्वियसली शुरुआत में इंट्रो में लिखोगे आप नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन के बारे में, यहाँ जीएसटी काउंसिल के बारे में बताओगे कि जो ये एक नया लॉ लाया जीएसटी, जहाँ स्टेट्स ने कुछ पार्ट ऑफ अपनी पावर गिव अप की, जबकि और जो सेंटर है उसने भी कुछ अपनी टैक्सेशन पावर्स गिव अप की। अब दोनों कंबाइंडली जो है टैक्सेशन मैटर जो है जीएसटी काउंसिल में मिलके स्टेट्स और जो यूनियन है दोनों मिलके डिटरमाइन करें। सो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो नीति आयोग के एट द टाइम चेयरमैन थे, राइट, पिछले साल उन्होंने कहा था कि जीएसटी काउंसिल का मैकेनिज्म तो कई और एरिया अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन, जीएसटी काउंसिल तो टैक्सेशन का एरिया है, राइट, तो टैक्सेशन के एरिया में सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन के लिए जीएसटी काउंसिल का मैकेनिज्म है। बट इट इज सेड दैट कि ये इतना अच्छा और इफेक्टिव मैकेनिज्म है कंपेयर टू ऑल अदर मैकेनिज्म कि इसको दूसरी जगह भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो इट हैज बीन अ मेजर इन्फ्लुएंस, सो कोऑपरेशन हैज बीन मेजर, और ये एक ही एग्जांपल है। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हो, राइट। अगेन यहाँ पे वहां पे ये 10 मार्कर आया था, तो इसीलिए आप जो है लिमिटेड एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, तो वी हैव इनफैक्ट सिग्निफिकेंट कन्फ्रंटेशन भी देखा है, जैसे परमिशन टू सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट केसेस, या जो फार्म लॉज जैसे आपके आए, तो फार्म लॉज जो है सेंटर ने पास किए, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे। अगेन आप देख रहे हो कंटेंट रिपीटेटिव है, आइडियाज रिपीटेटिव है, ठीक है, ज्यादा कुछ आपको डाइवर्स नहीं पढ़ना है, बट जो भी चीज पढ़नी है उसको अच्छे से पढ़नी है। तो फार्म लॉज मतलब आप लिमिटेड नॉलेज को बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। नाउ फार्म लॉज लाए हम, फार्म लॉज जो है पार्लियामेंट ने पास किया कंकरेंट लिस्ट के अंदर, राइट। नाउ अगेन इट हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, तो ये स्टेट्स को फॉलो करना चाहिए, बट अगेन स्टेट्स आर कन्फ्रंटिंग सेइंग दैट ओके नो दिस इज विद इन आवर डोमेन। सो कन्फ्रंटेशन इस तरीके से भी आता है जब जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो है लिस्ट में इंक्रोच करते हैं सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो है कन्फ्रंटेशन आप देख सकते हो। और कन्फ्रंटेशन का और एग्जांपल देना हो तो आप बता सकते हो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी एक मेजर एरिया ऑफ कन्फ्रंटेशन हमने देखा, राइट, जो विच हैज शेप्ड द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट कंपटीशन, सो कंपटीशन भी हम देख सकते हैं, राइट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, सो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सो इसकी तरफ भी हम मूव कर रहे हैं। हमने देखा है नीति आयोग ने कई इंडेक्सेस निकाले हैं जहाँ स्टेट्स को रैंक किया जाता है। तो आप जब स्टेट्स को रैंक कर रहे हो मतलब उनमें कंपटीशन ला रहे हो ताकि वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट करें और बेटर बने, और कहीं ना कहीं ये जो है देखा गया है कि इट हैज सिग्निफिकेंटली शेप्ड, ओके। बट तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि सर्टेनली हमने कोऑपरेशन देखा है, कंपटीशन देखा है, कन्फ्रंटेशन देखा है, एंड यू कैन आल्सो से कि दोनों चीजें हैं। कन्फ्रंटेशन ज्यादा वहां पे देखा है जहां पे डिफरेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज है सेंटर स्टेट पे। कोऑपरेशन ज्यादा वहां देखा है जहां जो है आपका जो है सेम पॉलिटिकल पार्टीज है, और कंपटीशन ओवरऑल जो है हर जगह देखा गया है, ठीक है। बट अगेन जहां पर सेम पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पर थोड़ा ज्यादा देखा गया, ठीक है। तो ओवरऑल लास्ट में कंक्लूड कैसे करोगे, तो कल जो आपको बताया था, नाउ यूज इट एज अ स्टैंडर्ड कंक्लूजन। अगर फेडरलिज्म पे आपको आए और क्वेश्चन ऐसा हो जो पूछे कि फेडरलिज्म के फ्यूचर क्या है, राइट, सो हमेशा पुंची कमीशन का ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो आप लाइन है ये यूज कर सकते हो, दैट इट विल बी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल बी की फॉर सस्टेनिंग इंडियाज यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, and therefore कि principles of cooperative federalism must act as a practical guide for Indian polity and governance, ठीक है। एक स्टैंडर्ड टाइप से इस टाइप से जो चीजें आप निकाल सकते हो, और ये मैंने इसके लिए बताया, आप दूसरे एरियाज के लिए भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे उस पार्ट में, क्योंकि सेलियंट फीचर में भी फेडरल फीचर आता है और यहाँ पे भी फेडरल आता है, राइट। सो इसीलिए बस आपको बताने के लिए कि ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे भी आ सकते हैं। आई हैव इंक्लूडेड देम हियर दैट यू नो दैट यहाँ पे अगेन फेडरल फीचर इज बेसिक फीचर, बट it is equally true that federalism in Indian constitution leans strongly in favor of center. So ये हमने कल डिस्कस किया था। जो लोग इसको अभी पहली बार देख रहे हैं दे शुड गो बैक एंड यू नो उन लोगों को जो है वो पिछला वाला जो वीडियो जरूर देखना चाहिए। एंड अगेन एक और चीज ऐसी साइड पॉइंट याद आया, देखिए वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट यू नो ताकि आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिले, ठीक है। आप और भी दूसरे पीवाईक्यू एनालिसिस देख लो, इतने डेप्थ में जाके इतने डिटेल में कोई नहीं करता, ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन को लिटरली आंसर करने जितना हम कर रहे हैं, ठीक है। बट अगेन इन रिटर्न वी एक्सपेक्ट कि आप जो है सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स में, ताकि जो अच्छा कंटेंट है वो ज्यादातर लोगों तक जाए, ओके। दैट इज ऑल आवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो दैट इज वन एक्सपेक्टेशन दैट इवन आई हैव फ्रॉम यू, एंड आई होप आप लोग जो है इस पे जो है यू विल यू नो नॉट यू विल ट्राई टू सपोर्ट अस, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे।
नाउ ये भी हमने पढ़ा था, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी इंटीग्रिटी, राइट, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दीज 3 एक्ट्स, ओके, ये भी हमने पढ़ रखा था, ओके। और हम इन तीनों एक्ट्स में जो है अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं सेंटर को जो है एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी हैं स्टेट के ऊपर, तो एक तरीके से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। और कहीं ना कहीं ये तीनों जब सेंटर ने बनाए थे, ये जब पार्लियामेंट ने पास किए थे एक्ट, तो जैसे फार्म लॉज है, अगेन इट इज कहीं ना कहीं जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एक आर्टिकल जो है एंट्री का यूज करके किया, एंड इट इज समवेयर गिविंग गिविंग सेंटर, जो सेंटर है उसको पावर दे रहा है ओवर दी स्टेट्स, क्योंकि नॉर्मली स्टेट लिस्ट में होता है एग्रीकल्चर, बट अगेन कॉन्करेंट लिस्ट में उस चीज को यूज करके जो है फार्म एक्ट पास किए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप चलोगे तो फ्रॉम नाउ अगेन आई थिंक आपको थोड़ा बहुत पोर्शन नहीं दिख रहा होगा, सो आई विल टेल यू दैट पोर्शन। तो देखो, फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो देखो एक चीज हमेशा आ रही है, लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, राइट, और वो होता है शेड्यूल 7 की लिस्ट, राइट। यहां भी शेड्यूल 7 की लिस्ट आई, यहां भी हम शेड्यूल 7 की लिस्ट की बात करेंगे, यहां भी हम शेड्यूल 7 की लिस्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है। सो एक चीज आप देख रहे हो कि एक कॉमन कंटेंट है फेडरलिज्म पे, अगर क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल 7 और उसकी लिस्ट को लेके, और उसकी लिस्ट में जो है क्या सब्जेक्ट्स जो है किस पे किसने लेजिस्लेट किया है, वो एक कॉमन एरिया हो जाता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स आपको लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। Now, from resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged, ठीक है। Now again, in general कोई ऐसे ये प्रिंसिपल्स पढ़ता नहीं, ठीक है, कोई भी जो ऐसे तैयारी कर रहा होगा नॉर्मली वो नहीं पढ़ेगा, बट कॉमन सेंस और लॉजिक लगा के आप जो है समझ सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी कुछ नहीं है, बट इट इज नथिंग बट द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्राइंड है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी यही है, और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट करते हैं सेंट्रल फेडरल लॉ और स्टेट लॉ, उस केस में जो है क्या करते हैं कि दोनों को ऐसे इंटरप्रेट करें कि वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक एप्लीकेबल रहे। तो बेसिक अगर आप देखो इसको कैसे करोगे, तो इंट्रोडक्शन में आप सीधा लिखोगे डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में, राइट, कि इंडियन फेडरल सिस्टम में शेड्यूल 7 के अंदर जो है डिवीजन ऑफ पावर्स है, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो एक फेडरल कोर्ट है, मतलब अगर फेडरल यूनिट्स के बीच में जो कोई डिस्प्यूट्स आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करता है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अल्टीमेटली क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, वो कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नाउ डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट राइट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अंडर 7 शेड्यूल, जैसे फार्म एक्ट, अगेन देखो लिमिटेड एग्जांपल्स है, उनको रिपीटेडली आप हर जगह यूज कर सकते हो, राइट। तो अगेन ये क्यों होते हैं डिस्प्यूट, क्योंकि देखो 7 शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स हैं ऐसा नहीं कि वो बहुत ही एग्जॉस्टिव है, और कहीं ना कहीं उनमें वाटर टाइट डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, इनएविटेबल है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। नाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, सो ये एक चीज ये है, एक रियलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स तो डिवाइड की है, यूनियन स्टेट और जो दोनों की कॉन्करेंट लिस्ट, राइट, तीन लिस्ट है, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों के बीच में पावर डिवाइड कर दी है 7 शेड्यूल में, राइट, सब्जेक्ट्स के फॉर्म में, बट अगेन वो एक वाटर टाइट डिवीजन नहीं है, राइट, और वाटर टाइट डिवीजन किया भी नहीं जा सकता, तो इसलिए कई बार ऐसा होगा कि दोनों का जो है चीजें ओवरलैप होंगी, और जहां ओवरलैप होंगी वहां कॉन्फ्लिक्ट्स होना इनएविटेबल है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है एज ए इंटरप्रिटर दो डॉक्ट्रिन्स का यूज करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी और डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और फिर यहाँ पे आपको जो है ये दो डॉक्ट्रिन्स को एक्सप्लेन करना है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजंस ऑफ लीगल टेक्स्ट, राइट, तो मान लो कोई शेड्यूल 7 में दो सब्जेक्ट एंट्रीज है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि ये किसके डोमेन में आता है, एक लॉ बनाया कि ये किसके डोमेन में आएगा, एक बोलता है कि मेरे डोमेन में आएगा, ये स्टेट लिस्ट में आएगा, एक बोलता है कि स्टेट लिस्ट की इस एंट्री के अंदर तो मेरे डोमेन में आएगा, यूनियन बोलता है कि ये यूनियन लिस्ट की इस एंट्री से रिलेटेड है तो मेरे डोमेन में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टांस क्या करेगा, वो इस तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा कि वो रिकंसाइल हो जाए, कि मतलब दोनों लॉज जो है एग्जिस्ट कर सकें एक साथ, ठीक है, इस तरीके से, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये हो गया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि लॉज को जो है इंटरप्रेट ऐसे करेगा सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी भी दो प्रोविजन ऑफ लीगल टेक्स्ट के बीच में, लाइक शेड्यूल 7 को लेके, तो उसमें जो है ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि उनको रिकंसाइल कर सके, ठीक है। और फेडरल सुप्रीमेसी अगर ये नहीं हुआ तो फिर जो है फेडरल सुप्रीमेसी पे जाते कि देखो अल्टीमेटली सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है एक फीचर है, हमारे सेलियंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कहीं ना कहीं ज्यादा पावर्स दिए, तो अल्टीमेटली जो है
यूनियन का लॉ जो है, फेडरल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, बट अगेन दिस इज यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। नाउ केसेस आप दे सकते हो। नाउ अगेन ये सारा आपको पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। कंटेंट देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ इट इज वेरी हाईली वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है। ये कई जगह आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिटरली आंसर में जो कई चीजें लिखनी होती है वो है, ठीक है, जो ऐसी चीजें हैं जो आपको वैल्यू देगी, ठीक है। तो जैसे सीआईटी वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स में, एंड अगेन ऐसा नहीं है कि किसी को पहले से पता होता है, ये बहुत रिसर्च करने के बाद समझ में आती है चीजें, ठीक है। तो ये केस था, इसमें 5 प्रिंसिपल दिए थे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के, कि क्या अवॉइड हेड ऑन क्लैश, प्रोविजन शुड बी अंडरमाइन ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट, राइट। जहां रिकंसाइल हो सकता है, जहां दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है वहां करें, बट जब लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि फेडरल सुप्रीमेसी करें, राइट। even if contradictory provision aim to give as much effect as possible to both provisions, interpretation should not make provision a dead letter, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर ले कि प्रोविजन का कोई मीनिंग ही नहीं, राइट। एंड हार्मोनाइज का मतलब ये नहीं हो सकता कि टू डिस्ट्रॉय एनी प्रोविजन, मतलब जो प्रोविजन है उसको पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दो या उसको पूरा ही चेंज कर दो टू हार्मोनाइज, ये भी नहीं कर सकते, उसका ओरिजिनल इंटेंट रहना चाहिए। नाउ एक और चीज मैं बताऊंगा, ये तो दो डॉक्ट्रिन्स हैं, दिस इज सम एडिशनल थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, एंड विच यू शुड ट्राई टू सर्च, खुद से सर्च करना, बिकॉज फेडरल केसेस में या फेडरल डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट इनको भी यूज करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कल्डरेबल लेजिस्लेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ पेटेंट सब्सटेंस। सो हो सकता है कि अगली बार आपको इन पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो प्लीज डू कवर इट, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स फेडरल को लेके नहीं, तो दूसरी जगह पे जो है सुप्रीम कोर्ट यूज करता है, तो डॉक्ट्रिन्स यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एक बार जो है, और ऐसे 5-10 डॉक्ट्रिन्स का जो है अपने पास लिस्ट बनाना, क्लियर रहना, और उन 5-10 डॉक्ट्रिन से रिलेटेड केस के एग्जांपल्स भी रखना अपने पास, ठीक है। बस इतना कर लो, राइट। सो अगर आगे जाके कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, आप डॉक्ट्रिन वाले क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। या डॉक्ट्रिन वाले क्वेश्चन नहीं भी आए तो इनडायरेक्टली इनको जो है यूज कर पाओगे, ठीक है। अब अगला देखो आप, ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक पे आए हैं, वो है दिल्ली को लेके, ठीक है। दिल्ली को लेके 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आप जानते हो, देखो दिल्ली का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप थोड़ा डिफरेंट है। दिल्ली क्या है, कैपिटल है, राइट। और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप इसलिए डिफरेंट है कि एक यूनियन टेरिटरी है, बट इट इज अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। बट अगेन लेजिस्लेचर के पास सारी जो है एरियाज में लेजिस्लेट करने की पावर नहीं। तो बहुत ही यूनिक सेटअप है, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो देखा गया इस सेटअप में, हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, क्योंकि अभी अगर आप देखो दिल्ली में एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, और सेंटर में एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो कई बार दोनों में टसल होता है। और ये टसल कैसे मैनिफेस्ट करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कहीं ना कहीं सेंटर के साइड का स्टैंड लेता है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ और स्टैंड लेती है, राइट। तो आप सबको पता है टसल होता है। तो इसी को लेके जो है, अगेन देखो, एक चीज जो मैं पहले ही बोलता हूँ कि देखो ये इवेंट तो हो रहा था करंट अफेयर में, पर इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो आपको 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 239A, राइट, और इसके क्या एग्जैक्ट प्रोविजन है वो पता होने चाहिए। अगर वो चीजें नहीं पता आपको, बेसिक फंडामेंटल नहीं पता आपको, तो करंट अफेयर्स खाली पढ़ के आप जो है इसको आंसर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए करंट अफेयर्स में मान लो कोई ऐसी चीज पढ़ो जिसका स्टैटिक आपकी किसी बुक में दे रखा हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या इन्वायरमेंट हो, तो प्लीज इमीडिएटली जैसे ही करंट अफेयर पढ़ो उसको जरूर रेफर करना, ठीक है। जैसे ही करंट अफेयर पढ़ो आप उसको जरूर रेफर करना, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जजमेंट दिया था। सो अगेन मैंने पिछली बार क्या कहा था, अगर पिछले वीडियो को आप सबने देखा होगा अच्छे से पूरा करके, या अगर अभी नहीं देखा तो आप देखना जाके, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेजर जजमेंट्स होते हैं, और उन जजमेंट्स में एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या जजमेंट दिया है, वो दोनों जो है जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि रिपीटेडली अगर आप देखोगे अभी पिछले वाले उसको लेके, तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो नॉलेज है आपके लिए रेलेवेंट है, या तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे ही क्वेश्चन है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की नॉलेज जो है यूज कर सकते हो। नाउ देखो क्वेश्चन है, वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2018 कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल, सो इट्स द पॉलिटिकल टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। एग्जाम, तो आप इसकी शुरुआत करोगे तो आप बताओगे कि पॉलिटिकल टसल क्या है दोनों के बीच में, राइट। और पॉलिटिकल टसल को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वो आगे हम देखेंगे, डोंट वरी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 5-6 पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। और क्या वो इस टसल को सेटल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये अब आपको एग्जामाइन करना है, तो ठीक है। तो कुछ एस्पेक्ट्स में आप बोल सकते हो कर सकता है, बट कुछ एरियाज में आप देखोगे कि वहां जो है जजमेंट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को एड्रेस नहीं करता जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, राइट।
तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को एड्रेस नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो इसीलिए लिमिटेशन है उसकी भी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द एनोमलीज, राइट। तो एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में कुछ एनोमलीज हैं, राइट। तो इट that have led to, if any, that have led to recent reported conflicts between elected representative and institution of LG. Literally same question, ठीक है। Do you think that this will give rise to new trend in the functioning of Indian federal politics, right? So again, do you think, तो अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो पर्सपेक्टिव पकड़ना बड़ा जरूरी है। तो ये डू यू थिंक वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, राइट। इसमें नहीं आते, GS2 में, GS3 में भी आते हैं, ठीक है, GS1 में भी आते हैं, ठीक है, और GS4 में तो बहुत ही आते हैं। तो इसीलिए ये डू यू थिंक वाले टाइप के क्वेश्चन के लिए पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। तो करंट अफेयर्स अगर आप उस वक्त पढ़ते, राइट, इसको डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में नहीं है, राइट। अगर अभी कल को फिर से कुछ लफड़ा हो जाता है LG और जो है केजरीवाल के बीच में, तो फिर से ये न्यूज में आ जाता है, तो फिर से आपको ये जो है रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, इसका आंसर करने के लिए पहली चीज तो आपको क्लियरली दोनों के उसमें इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि क्या रिलेशन है यूटी ऑफ दिल्ली और यूनियन गवर्नमेंट का, और ये रिलेशन आर्टिकल 239A 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें प्लस आप ये भी लिख सकते हो नेशनल कैपिटल टेरिटरी और NCT एक्ट जो है आपका, जो है दिल्ली के लिए जो एक्ट बनाया गया है, वो उसके की प्रोविजंस बताओगे, फिर इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट पे आओगे, और फिर व्हाट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेड एंड इट्स इंपैक्ट। तो देखो एसेंशियल्स अगर देखा जाए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को, तो आर्टिकल 239A है, उसमें स्पेशल स्टेटस दिया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को, एडमिनिस्ट्रेटर को डेजिग्नेट कर दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया। सो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक यूनिक सेटअप है जहां एक यूटी को एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया। विथ रिस्पेक्ट टू पावर्स, तो ये जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है हर सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है, और सिमिलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर भी वी नो दैट कि एग्जीक्यूटिव की पावर जो है लेजिस्लेटिव की पावर को फॉलो करती है। तो जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सारे जो स्टेट लिस्ट में, जो शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट है, उसके सारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट कर सकता है एक्सेप्ट पॉलिश लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, राइट। और सिमिलर केस जो है यही चीज जो है एप्लीकेबल करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी एग्जीक्यूटिव को। तो एग्जीक्यूटिव भी के अंडर भी सारे सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट लिस्ट में एक्सेप्ट पॉलिश लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। तो पॉलिश देखो, नॉर्मली अगर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से देखोगे, पॉलिश जो है वहां की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, बट यहाँ पे पॉलिश जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। बट अगेन अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के लॉ जो है प्रिवेल करते हैं हर केस में, ठीक है। अल्टीमेटली पार्लियामेंट के लॉ जो है प्रिवेल करेंगे अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो, ठीक है। सो लॉ के लिए पार्लियामेंट के लॉ प्रिवेल करेंगे। बट अगर डिस्प्यूट लेफ्टिनेंट गवर्नर और COM के बीच में होगा, तो उसको जो है क्या है, एक तो रिलेशन बताते हैं, ये मतलब डिटेल करता है रिलेशन की क्या है। तो उसमें बोल रखा है कि नॉर्मली लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही काम करना है, ठीक है, नॉर्मली। बट अगेन यहाँ डिफरेंस ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है कि अगर उसको सही नहीं लगे तो वो जो है उसको जो है रिवर्ट कर सकता है। और अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या करेंगे, तो ये कर सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस चीज को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एड एंड एडवाइस दी है उसको जो है अपना ऊपर रेफर कर सकता है टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये तरीके से जो है एक आपका रिलेशन भी डिफाइंड है लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ अगेन देखो, मैं इसको थोड़ा ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि इतना रेलेवेंट नहीं है, तो क्विकली इसको करते हैं, राइट। अगर न्यूज में आया तो आपके लिए रिलेवेंट है, तो आपको ये चीज जो है लक्ष्मीकांत में ही मिल जाए। नाउ इशू बेसिकली ये है कि कॉन्फ्लिक्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर और COM में, राइट, और वेरियस इश्यूज, राइट, इन्वॉल्विंग एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। जैसे देखो, तो यहाँ पे पूरा डिस्प्यूट जो है एग्जीक्यूटिव पावर को लेके, लेजिस्लेटिव पावर को लेके नहीं है, ठीक है। जैसे ट्रांसफर ऑफ पर्सनल करना, कोई इनिशिएटिव जैसे मोहल्ला क्लिनिक से उसको अप्रूव करना, तो देखा गया कि LG ने जो है उसको अप्रूव नहीं किया या उस पर जो है डिसीजन नहीं ले रहे, उसको रिवर्ट कर दिया, ठीक है। और देखा गया कि कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है तो जो LG क्या कर रहा है, सारे डिस्प्यूट्स को जो है प्रेसिडेंट को रेफर कर, LG सारे डिस्प्यूट्स को प्रेसिडेंट को रेफर कर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, चीफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, राइट। कुछ भी कहो, रियल एग्जीक्यूटिव हेड तो चीफ मिनिस्टर है, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है इट इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द असेंबली। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मस्ट फॉलो द डिसीजंस ऑन मैटर वेयर असेंबली हैज पावर टू मेक लॉज। तो जहां दिल्ली की जो असेंबली है उसको लॉज बनाने की पावर है,
उन मैटर्स पे अगर एग्जीक्यूटिव भी डिसीजन लेता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन डिसीजंस को फॉलो करना होगा, राइट। और एलजी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो एड और एडवाइस पे एक्ट करे या फिर मैटर जो है प्रेसिडेंट को रेफर कर दे। प्लस प्रेसिडेंट को रेफर करने का मतलब ये नहीं है कि सारे मैटर्स वो प्रेसिडेंट को रेफर करे, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस शुड ही रेफर दोज मैटर, राइट। एंड इसके साथ साथ कहा कि जो दोनों फंक्शनरीज हैं, चीफ मिनिस्टर हो गया या फिर आपका एलजी हो गया या जो एग्जीक्यूटिव हो गया स्टेट, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है, उन दोनों को जो है अपील की सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करिए, मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो सही है वो करिए, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्ड दैट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है प्राइमेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा प्राइमेसी मिले, ठीक है। नाउ अगर ये तो हम पीछे की बात करें, अगर रिसेंटली आप बात करो तो कई चेंजेस आए हैं, राइट। नेशनल जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो एक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, उसको भी जो है कुछ ना कुछ अमेंड किया गया है, उस पर भी इशू आया था, ठीक है। तो अगर पिछले एक साल में देखें तो अगेन जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो था, राइट। सो जो एक्ट था दिल्ली के लिए जो बनाया गया था उसको जो है अमेंड किया है, उसके कारण कुछ इश्यूज हुए थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंक्लूड करते वक्त आप बोलोगे कि इट कैन बी रिजॉल्व बाय ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर को जो डिवाइड किया गया उसमें ग्रेटर क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी एज सुप्रीम कोर्ट सेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो होनी चाहिए और प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल, सो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो अगेन देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म has been increasingly emphasized in recent years, highlight the drawbacks in the existing structure and extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. और ये तो जो पहले हमने डिस्कस किया ही था, यहाँ बस आपको मैंने ये इसलिए लिखा है कि आपको एक रिलेशन पता चल जाए कि यार फेडरलिज्म में कितना रिपीटेड कंटेंट है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कोई बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर लिख के उसके आसपास के सारे एस्पेक्ट पढ़ के चले जाए तो भी वो इसका जो है आंसर कर पाएगा और आपको टाइम ज्यादा नहीं लगना, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखो, हाउ फार इट विल आंसर, यहाँ पे तो आप कंक्लूजन में पुंची कमीशन वाला लिख देना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी ड्रॉबैक्स इन दी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स हैं सर्टेनली, जैसे मैंने बोला कि लिस्ट में जो है वाटर टाइट डिवीजन नहीं है तो ओवरलैप होता है, ठीक है। कुछ जगह जो देखा गया है कि जो है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का जो है मिसयूज किया जा रहा है, कई बार जो है सेंटर इनक्रोच कर जाता है, ओके। कई बार ये है कि स्टेट्स के पास है, स्टेट्स कुछ काम नहीं करते, राइट। कोऑपरेशन के मैकेनिज्म, ड्रॉबैक में बताओ कि देखो यार कोऑपरेशन के लिए क्या मैकेनिज्म था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो कोऑपरेशन के लिए क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल्स होती है ना आपकी, बट इंटर स्टेट काउंसिल्स जो कॉन्स्टिट्यूट की गई उनकी जो है पावरलेस है, उनको कोई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की पावर ही नहीं, उनको फंक्शन ही नहीं दिया गया है। प्लस इंटर स्टेट काउंसिल्स आप सब जानते हो कि इतनी रेगुलरली मीट भी नहीं करती है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, राइट। एंड एक्सटेंड टू विच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर दी शॉर्टकम, सो ऑब्वियसली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा तो जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे हमने जीएसटी का एग्जांपल लिया, यहाँ जीएसटी का एग्जांपल दे सकते हो आप कि कैसे जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है जिसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू जो है टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स, जो सबसे देखो एक चीज मैं बताता हूँ, टैक्सेशन जिससे स्टेट्स को और यूनियन को रेवेन्यू आता है वो सबसे सेंसिटिव मैटर है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ना स्टेट कॉम्प्रोमाइज करेगा ना यूनियन, बट ऐसे मैटर में भी कोऑपरेशन आ रहा है थ्रू जीएसटी काउंसिल, राइट। तो आप समझ सकते हो कि जीएसटी काउंसिल कितना सक्सेसफुल, तो वो भी यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, दो एस्पेक्ट्स, राइट। कोऑपरेटिव ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन एम्फसाइज्ड इन रिसेंट ईयर, तो आप बता सकते हो, नीति आयोग वगैरह हमने बनाया। ड्रॉबैक्स दो तीन चार आप बता सकते हो, शेड्यूल 7 में वाटर टाइट डिवीजन नहीं है, राइट। ज्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कई बार सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का मिसयूज हो जाता है, राइट। इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाया गया था वो इतना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, ओके। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स की बात करें तो वो भी हम देखते हैं कि उसमें पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, राइट। ऐसे चार पांच जो हो, और अगर आपको कुछ लगे कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में जो जोनल काउंसिल है इतनी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, इस टाइप से अगर आपको लगे तो आप बता दो। और लास्ट में आप बताओ फिर एक्सटेंड टू विच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर दिस शॉर्टकमिंग, तो उसमें आप बता सकते हो जीएसटी काउंसिल का एग्जांपल देके, ठीक है। और बोल सकते हो कि यही चीज हर जगह रेप्लिकेट की जाए, और कंक्लूजन पुंची कमीशन वाला आप दे सकते हो, ठीक है। तो अगेन आप देख रहे हैं यहाँ 70 to 80% नॉलेज जो मैंने यूज की है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, ठीक है। तो उतनी नॉलेज से भी एक डिसेंट आंसर मैं दे रहा हूँ इसका, ठीक है। तो यू कुड अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है।
नाउ जैसे यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कॉन्सेप्ट, सो शुरुआत एक और तरीके से कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट है वो एक साथ वर्क करें टू अचीव द ब्रॉडर नेशनल पर्पस, राइट। सो जो है लिमिटेड नैरो पर्सपेक्टिव से ना काम करे, ब्रॉडर नेशनल पर्पस के लिए काम करे, ठीक है। So encourages government at different levels to take advantage of large national market, diverse, rich natural resources, potential of human capabilities in all parts of country from all sections for building a prosperous nation. So इस टाइप की लाइनें ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में आई वुड से थोड़ा बहुत सोचना, और इसका जो है एग्जाम्पल जो है आप सोचना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सोचना कि कैसे कुछ नेचुरल रिसोर्स है रिच, वो जो है एक ही स्टेट के पास है, बट देन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल नेशन, सेम ह्यूमन कैपेबिलिटीज का, सेम नेशनल मार्केट का, राइट, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ड्रॉबैक ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ओवर सेंट्रलाइजेशन, इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल 356, यस, मिसयूज प्लॉट, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर 356, ठीक है। इनफैक्ट गवर्नर पे तो मतलब काफी कुछ जो है कंट्रोवर्सी रही है। फाइनेंस कमीशन, राइट, ये अगेन नॉट रिप्रेजेंटेड कंसल्टेड व्हाइल सेटिंग टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन की जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेट करते हैं तब जो है स्टेट्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ना ही कंसल्ट किया जाता, ठीक है। ओवरलैप ऑफ सब्जेक्ट्स एंड वीक लोकल लेवल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो ड्रॉबैक्स हैं, राइट। So how can cooperative federalism help? It can, more consultation between states and center for formulating laws, cooperation, right? Implementing various policies, conflicts और dispute कम कर सकता है, consensus बन सकता है तो cooperative federalism, ठीक है। शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। तो किसी एक स्टेट ने कोई एक चीज अच्छी की, जैसे हम देखते हैं कि केरला ने कुदुम्बश्री अच्छा किया, तो ऑब्वियसली वो कुदुम्बश्री हम हर जगह रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट रेप्लिकेशन जब ही होगा जब केरला और यूपी में जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, दोनों कोऑपरेट करेंगे। बट वी नो कि क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जो एकदम जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहीं ना कहीं हिंडर होता है, ठीक है। तो यू कुड जब कंक्लूजन में बोल सकते हो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक जीएसटी काउंसिल, स्ट्रेंथनिंग इंटरस्टेट काउंसिल, राइट, एम्पावरिंग लोकल बॉडीज। देखो ये यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, एक ऐसा कंटेंट है कि आगे जो पीछे जो भी क्वेश्चन आपके हैं हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। empowering local bodies, other recommendations of Punchi Commission on Governor, right, concurrent list and other aspects of federalism. So Punchi Commission की जो recommendations अब जाके देख लेना लक्ष्मीकांत में गवर्नर पे क्या दे रखी है कॉन्करेंट लिस्ट में। सो कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली पुंची कमीशन ने यही कहा है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई लॉ फॉर्मुलेट कर रही है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसको लॉ फॉर्मुलेट करने से पहले क्या करना चाहिए, इट शुड कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो पुंची कमीशन अगेन सेम चीज चेपो, राइट, सेम चीज, राइट, आप देख रहे हो एक तरीके का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का एक फायदा ये भी आपको स्टैंडर्ड कंक्लूजन और स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कंक्लूजन और स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन मिल जाता है, ठीक है। अब आपको देखो आपका आंसर लिखते वक्त से 30 to 40% काम कम हो गया जब आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिल गया, राइट। तो सीधा वही चेपना है, ठीक है ना। कुछ और करंट बेस्ड क्वेश्चन है, सो इसको हम डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के इशू को लेके ये क्वेश्चन आया था, राइट। तो इसलिए इसको डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो करंट का कॉन्टेक्स्ट अब शायद से अब रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 अबॉलिश किया गया था। आर्टिकल 370 में बहुत जो कंट्रोवर्सी चल रही थी 2016 में भी चल रही थी, ठीक है। तो अगेन डिस्कस दी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हम सबको पता है क्या कर दिया गया, इसको अबॉलिश कर दिया गया, राइट। तो इसीलिए क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। बट आपको यहाँ पे ये देखना है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर किसी भी फेडरल प्रोविजन को लेके कोई भी मेजर चीज हो रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई डिबेट चल रहा है, तो वो चीज आपको हमेशा देखनी है, ठीक है। यहाँ पे ये समझना है आपको, रादर देन कंटेंट, ये समझना है आपको कि यूपीएससी करंट अफेयर्स में से किस टाइप की चीजें पूछ सकता है। एंड अगेन यहाँ पे देखो कोई पर्सन इसको कब आंसर कर पाता है, जब उसको आर्टिकल 370 क्या है उसका स्टैटिक एस्पेक्ट पता है, ठीक है। नाउ रीसेंट डायरेक्टिव्स फ्रॉम, सो अगेन 2013 का क्वेश्चन है, तब डायरेक्टिव्स दिए गए थे, राइट। सो इसीलिए करंट अफेयर्स बेस्ड है, राइट। तो अगेन कहीं ना कहीं अगर फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर रहा है कोई चीज, राइट, और न्यूज में है, तो उसको जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है, ठीक है। Constitutional mechanism to resolve interstate water disputes have failed to address the problem, and that's what we said earlier कि वो एक structural में defect है, ठीक है, and solve the problem. Is this failure due to structural or process inadequacy or both? हम कहेंगे both, ठीक है।
राइट, डिस्कस 2013, और इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रखा है। अभी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अभी इस पे डिस्कशन नहीं हो रहा, राइट, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस भी लाए लाए जा रहे हैं, इसमें चेंजेस भी ले आए हैं इसमें, ठीक है। चेंज ये ना है कि अब बहुत सारे मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स होने की जगह एक ही ट्राइब्यूनल होगा, उसकी मल्टीपल बेंचेस होगी, ठीक है, राइट, और भी चेंजेस लाए, ओके। तो अगेन एट दैट टाइम ये रेलिवेंट था, बट अगेन इस टाइप से आप देखो कोई भी करंट अफेयर्स में चीज आए जो फेडरल एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और उसका स्टैटिक देखना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। नाउ बढ़ते हैं इस टॉपिक के अगले एस्पेक्ट पे, कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर, ठीक है। तो इस पे बढ़ते हैं। सो देखो, पहले मैं 2020 वाला क्वेश्चन इस पे आपको बताता हूँ। ये 2020 में आया था, ठीक है, और वो 2019 में आया था, ठीक है। तो अभी आया, स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंड्स, फंक्शनर्स एंड फंक्शनरीज टू कंटेम्परेरी स्टेज ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है। हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। नाउ देखो टॉपिक क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर। अगर कोई इस टॉपिक पे ही दो ऐसे नोट बना लेता कि क्या डिवोल्यूशन की 72 73rd अमेंडमेंट है, उसमें क्या डिवोल्यूशन का जो है प्रोविजन है, राइट, और कितना डिवोल्यूशन कर दिया है अभी तक, और उसके बाद देखिए कि डिवोल्यूशन करने में क्या चैलेंजेस है, अगर इतना भी कोई अपना नोट बनाता तो बड़े आराम से जो है इस वाले उसको आंसर करता, ठीक है ना। अगर इसको हमें आंसर करना है तो सिंपल देखो, आप पहले लोकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ब्रीफ बताओगे कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोकल इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और उनको देखा गया दैट दे विल एक्ट एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, ठीक है, पीआरआईज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। नाउ देखो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था कि ये पावर्स, ये कहा गया था कि स्टेट्स को जो है, पंचायत को ये पावर्स देनी, ये फंक्शंस देने, ये ऐसे फंक्शनाइज देने, ताकि वो ट्रू लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस बन पाए, राइट। तो इसके लिए 3F था, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनाइज डिवॉल्व करना, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव स्टेज था, राइट। तो ये फॉर्मेटिव स्टेज था कि लैक ऑफ डिवोल्यूशन एक बड़ा चैलेंज था फॉर्मेटिव स्टेज में, कि उनको जो है फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनाइज जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिवॉल्व नहीं कर रही, राइट। उनको पैसा, फंड्स नहीं डिवॉल्व करी, फंक्शंस नहीं करी, फंक्शनाइज नहीं करी, ठीक है। तो ये आप बताओगे, और ये बताओगे कि ये इशू कहीं ना कहीं तक रिजॉल्व हो गया है। आप डिवोल्यूशन इंडेक्स का बात करोगे तो सिग्निफिकेंट डिवोल्यूशन हुआ है, इसमें शो किया है, ठीक है। बट कंटेम्परेरी फेज क्या होता है? कंटेम्परेरी फेज ये होता है कि फंक्शनैलिटी, तो मतलब देखो एक लोकल बॉडी है, अब इसको हमने 3F दे दिए, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज दे दिए, पर क्या ये इन फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज को यूज कर पा रहा है? जैसे लोकल बॉडी में कोई आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ते वो इलिटरेट है, तो क्या ये इलिटरेट पर्सन जो उसको पैसा मिला है, राइट, दैट मनी दैट he or she has got, could he use it in a better way, could he use it in a good way, right, in a way that could benefit the village, right? So ये एक concern जो है, that is functionality means being able to perform their functions, right? तो जो फंक्शंस उनको दे दिए, उनको काम दे दिया कि चलो आप लोकल बॉडीज के ऊपर फंक्शंस डिवॉल्व कर रहे हैं कि आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। सो ये काम दे दिया, तो अगेन इसमें काम तो दे दिया, पर क्या वो काम कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसमें चैलेंजेस है, राइट। सो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं जो ईआर मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे लैक कैपेसिटी एंड स्किल ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस और मैनेजमेंट की स्किल नहीं होती उनके पास, इसलिए वो अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकते। जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन और डीपीसीज है, अब देखो डिवोल्यूशन के केस में 3F के केस में होता है कि यार डीपीसी बना दिया जाए, डीपीसी के और फंड दे दिया जाए नीचे, राइट। सिमिलरली स्टेट फाइनेंस कमीशन बना दिया जाए और स्टेट फाइनेंस कमीशन फंक्शन बट देखा गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन तो है, बट ये रेगुलरली नहीं बन रहा, और रेगुलरली नहीं बन रहा, चलो वो तो एक और इशू है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की फंक्शनिंग को ही जब 14th फाइनेंस कमीशन ने देखा, 14th उसने कहा कि इसकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं है, इतने अच्छे से फंक्शन कर ही नहीं रहे हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना मैन पावर नहीं है, राइट। ये सारे जो है ऐसे रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए जा रहे, राइट। सो फंक्शनैलिटी मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन अच्छे से नहीं फंक्शन करे। डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, राइट ना, इसका भी प्रोविजन है, बना दी जाती हैं, पर ये क्या करती है, प्लानिंग में जो है इतना डिटेल का जो है वो फंक्शनिंग नहीं करते, ठीक है, इतने अच्छे से प्लान्स नहीं बनाया, ठीक है। प्लस कई बार देखा गया है इलेक्शंस में डिले होता है और वायलेंस होता है, तो अगेन दैट अंडरमाइंस द कैरेक्टर, दैट फंक्शनैलिटी एज जब वायलेंस होगा इलेक्शन में
और जो है रेगुलरली नहीं किया जा रहा है इलेक्शन, तो इट अंडरमाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ पीआरआईज और अर्बन लोकल बॉडीज एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, फंड्स का लैक होना अगेन इज अ मेजर कंस्ट्रेंट, सो दैट आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स फंक्शनैलिटी, कि अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उनको फंड्स चाहिए, बट अभी भी जितना भी डिवॉल्व कर रहे हैं वो भी कम फंड्स है। ठीक है, करप्शन एंड इनएफिशिएंसी आर अदर फैक्टर्स। ठीक है, और कोऑपरेशन, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फैक्टर। वे अहेड सेकंड एआरसी की 6th रिपोर्ट पढ़ना, 6th रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी, बहुत सारी भर भर के रिकमेंडेशन दिए, बट आपको सारी रिकमेंडेशन नहीं देखना, जो मोस्ट रेलेवेंट लगे राइट इस डिस्कशन के बाद उन्हीं को देख के लिखना है। ठीक है, अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो इसमें ये है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। कमेंट। तो बेसिकली हम सबको पता है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है एक प्रोविजन है कि स्टेट्स को एटलीस्ट मिनिमम 33% सीट्स जो हैं, और जो चेयरपर्सन की सीट्स हैं 33%, वो जो है वुमेन के रिजर्व करनी है। बट अब देखा गया कि कई कई स्टेट्स जो है रिजर्व भी कर देते हैं, बट हो क्या रहा है आपको इस पे कमेंट करना है। ठीक है, पहली चीज तो कमेंट में आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट सर्टेनली है। अब बोलो पॉलिटिकल इंपावरमेंट ऑफ वुमेन, आप इसमें दो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसमें इंडिया की रैंक पॉलिटिकल इंपावरमेंट में बहुत ही अच्छी है। और वो इतनी अच्छी रैंक क्यों है? इतनी अच्छी रैंक इसीलिए बिकॉज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो है आपको वुमेन को रिजर्वेशन दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बिहार का दे सकते हो, जिसने मिनिमम कहा है कि 33 होना चाहिए, उसने 50% कर दिया। ठीक है, एंड जब वुमेन को आप पॉलिटिकली इंपावर करोगे तो इट लीड्स टू देयर इंपावरमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल एरिया। जैसे बिहार का केस ही लो, तो बिहार की लिटरेसी जो है बढ़ गई जब से 50% रिजर्वेशन किया गया है वुमेन। बट ऑन दी ऐसा नहीं कि एक ही साइड आप देखोगे, अदर हैंड एक पंचायत पति फेनोमेना होता है, जहां बेसिकली एज जिन जगहों पे जो है सीट्स वुमेन के रिजर्व होती हैं, वहां पे सर जो है लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ को एज अ प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है कंटेस्ट करने के लिए जो है खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है उस केस में कि सारे डिसीजंस रियलिटी में जो है जो वाइफ होती है वो प्रॉक्सी कैंडिडेट होती है, और वाइफ एक एग्जांपल है, हो सकता है कि आपकी फैमिली में मतलब जो है उनकी फैमिली में जो है कोई और वुमेन हो सकती है जिसको एज अ प्रॉक्सी कैंडिडेट कर रखा हो, तो वुमेन बस प्रॉक्सी है, बट रियल डिसीजन कौन ले रहे हैं? जो जो मेन है वही ले रहे हैं। ठीक है, सो अगेन दिस लिमिट्स द इम्पैक्ट, दिस लिमिट्स द इम्पैक्ट ऑन द पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। सो पॉलिटिकल प्रोसेस का पेट्रियार्कल कैरेक्टर यही है कि जो पावर है, वो जो पॉलिटिकल पावर है, वो जो पॉलिटिक्स है, उसमें बस मेन ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का फेनोमेना अंडरमाइंस द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके कारण होता है ये, सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आल्सो अंडरमाइंस द रोल। सो जब तक वुमेन सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होगी, तब तक वो जो है ज्यादा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाती। ठीक है, तो वे अहेड क्या हो सकता है? तो वे अहेड हो सकता है कि आप बोलो कि लोकल लेवल की जगह हायर लेवल्स पे भी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर पे जो है रिजर्वेशन करें। जब हाईएस्ट लेवल पे रिजर्वेशन करोगे तो वहां पे जो है वुमेन के इश्यूज और ज्यादा हाईलाइट होंगे, वहां पे जो है अमेंडमेंट्स लाके जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ में आप बोल सकते हो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉलोइंग द कुदुम्बश्री मॉडल राइट ऑफ केरला एंड अ सोशल चेंज कैंपेन। सो जैसे स्वच्छ भारत में हमने एक सोशल चेंज कैंपेन किया ना, कि लोगों को कि ताकि ओपन डिफिकेशन ना करें, वैसे ही एक सोशल चेंज कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं जहां लोगों को पेट्रियार्की के अगेंस्ट जो है, मतलब पेट्रियार्की के अगेंस्ट जो है एक सोशल कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम पे क्वेश्चन है, एंड अगेन देखो, अगर आप इसका आंसर लिख लेते हो इस पे इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत पे, असेसमेंट एक जो है अच्छे से, कोई बात नहीं, आप चाहे इसको एज एन आंसर मतलब वैसे मत लिखो, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च वर्च करके इधर उधर से देख के जो लिख लो आंसर, इसका जो कंटेंट होगा वो आपको जो है कई जगह जो है काम में आएगा। राइट, इट विल कम वेरी हैंडी इन मेनी क्वेश्चंस। अगर आगे जाके कोई भी क्वेश्चन आए पंचायत पे, तो शायद से इसका पॉइंट आप कोई ना कोई पॉइंट या तो उसके इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में या फिर जो है बॉडी पार्ट में जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स
व्हाट सोर्सेज दी पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। सो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत क्या है एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड सेकंड एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के अलावा उनको जो है और क्या जो जो मतलब सोर्सेस हो सकती है, व्हाट सोर्सेज अदर सोर्सेज कैन बी देयर, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको इंपॉर्टेंस देना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करिए, पीआरआईज, जिसको बोला गया है ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। स्पेशली यहाँ पे आप ग्राम सभा जो है, राइट, इंपॉर्टेंस की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप ग्राम सभा जरूर मेंशन करना। इट ब्रिंग्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। तो ये सब मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इट बिल्ड सोशल कैपिटल, राइट, एंड इट हेल्प्स इन प्लान एंड इम्प्लीमेंट फॉर सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। बिल्ड सेल्फ रिलायंस। सो ये जो गांधीयन आइडियल है डीपीएसपी में भी है आपके, राइट, डीपीएसपी में भी ये आइडियल है। तो ये जो डीपीएसपी का आइडियल है उसको जो है इंप्लीमेंट करने में जो है हेल्प करता है। प्लस ओवरऑल इट इज एन इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस, सो इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी वगैरह और भी चीजें, आप बहुत सारी चीजें जो है बोल सकते हो। तो इंपॉर्टेंस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंस कहाँ से मिलेगा आपको, सेकेंड एआरसी जो है उसकी जो रिपोर्ट्स है, एक और जनरल चीज में बताना चाहता हूँ। सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट्स है उनको पढ़ने का एक स्टैंडर्ड वे ये होता है कि देखो, हर रिपोर्ट में जो है एक चीज को लेके कोई प्रॉब्लम बताई गई है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज इन फॉर्मेट्स रिकमेंडेशन। तो हमेशा जो रिपोर्ट्स हैं, पहली बात तो सारी रिपोर्ट्स, आप जनरल स्टडीज के स्टूडेंट हो, जीएस के स्टूडेंट हो, तो मतलब जीएस पे पढ़ रहे हो, अगर पबैड के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको सारी रिपोर्ट्स पढ़नी नहीं है। आपको जो है इन रिपोर्ट्स में से सिलेक्टिव रिपोर्ट्स पढ़नी है, और वो भी सिलेक्टिव रिपोर्ट्स क्या क्या करना है आपको, समरी करनी है, ठीक है। तो सेकंड एआरसी की जो समरीज है वो पढ़ना। समरीज में भी पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट में से 6 रिपोर्ट की बात करें तो 6 रिपोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, वो लिख लो एक साइड, और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या दिया है इन फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस वो लिख लो एक साइड, ठीक है। बस ये कंटेंट आपको जो एआरसी रिपोर्ट से निकालना है जो आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है। बाकी आप जो है उसका जो समरी पढ़ोगे, अगर उससे कुछ अच्छी लाइन वाइन लगे जो इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हो या कुछ पर्सपेक्टिव अच्छा मिले आपको, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। बट मेन कंटेंट यही है कि क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई और उसके क्या सोल्यूशंस दिए गए। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अप्रोच सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड असेस, तो आपको असेसमेंट करना है। सो ड्यू टू वीकनेस, राइट, कुछ वीकनेस है जिसके कारण जो है ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल था कि ये इंस्टीट्यूशंस होंगे लोकल, ट्रू इंस्टीट्यूशंस होंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस होंगे डेमोक्रेसी के, वो नहीं हो पाए, ठीक है। और वो क्या वीकनेसेस हैं, लैक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ 3F, लैक ऑफ फाइनेंसेस, वीक कैपेबिलिटी, राइट, इंक्लूडिंग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो है इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, राइट, तो वो मैनेज नहीं कर पाते। क्योंकि देखो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि इलेक्टेड जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम, बट पंचायत जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है, वहां जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बोथ पॉलिटिकल काम भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स से भी डील करना होता है, ठीक है। वीकनेस इन अकाउंटेबिलिटी, जो करप्शन वगैरह जो देखा गया है लोकल लेवल पे ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी की वीकनेस है, ये सेकेंड ईयर से निकाय। और इसके लिए सोल्यूशन क्या दिया, लोकल ऑम्बड्समैन, ठीक है। सोल्यूशन दिया गया आपका लोकल ऑम्बड्समैन, ठीक है। पैरा स्टेटल, तो पैरा स्टेटल मतलब पैरेलल बॉडीज हैं कई आपके पीआरआईज के जो इनकी अथॉरिटी अंडरमाइन करती, जो इनके जो पावर्स या एरियाज है फंक्शन के उस पर ओवरलैप करती है, इंक्रोच करती है, ठीक है। तो इन लिमिटेशंस के कारण नहीं कर पाए। तो ये तो पहला पार्ट हो गया असेसमेंट। अब आ जाओ दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट पीआरआई के फंड्स कहाँ से आते हैं। अब ये देख लो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, जो अगर आपको फ्यूचर में भी क्वेश्चन आए पीआरआई पे और आप पूछते हो ना कि इनोवेशन करना होता है, डायग्राम बनाना होता है, तो पहले से जब तक आप देख के नहीं जाओगे तब तक बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पीआरआई के फंड्स कहाँ से आते हैं। अब आप इतना कॉम्प्लिकेटेड भी मत बनाना, बट हाँ इस टाइप से आप बना सकते हो, ठीक है। एक तो इंटरनल रिसोर्स है, जो 343H के अंदर उनको पावर्स दिए हैं फाइनेंस की, सॉरी 3 नहीं 243H, ठीक है। उसके अंदर पावर्स दी उनको कि वो जो है फाइनेंस जो टैक्सेस वगैरह कुछ इंपोज कर सकते, ठीक है, कुछ फीस फाइन्स ये सब इंपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इंटरनल रिसोर्स हो गई उनकी। लोकल ग्रांट्स फ्रॉम, लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो स्टेट की तरफ से क्या फंड आता है, लोन्स एंड ग्रांट आता है, और डिवॉल्यूशन फ्रॉम द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, ठीक है। सो जो स्टेट डिवॉल्व करता है बेस्ड ऑन स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे अंडर आर्टिकल 243, वो जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे जीपीडीपी एक स्कीम है, राइट। सो इस टाइप की स्कीम से पैसा आता है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से।
राइट। और ग्रांट्स आते हैं सेंटर से, सेंटर फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से 280 में, ठीक है। तो कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू आता है, कुछ जो है आपका जो है सेंटर की जो सेंटर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। तो आप सबको पता होगा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन मेन वाली होती है, वो भी रिकमेंडेशन देता है कि इतना पोर्शन ऑफ ग्रांट डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। और उसमें वो बताते हैं कि इतना अर्बन बॉडीज को, इतना पंचायत को, ठीक है। तो इस टाइप से दिया जाता है। तो ओवरऑल एक और बार अगर आपको रिपीट करना है तो आप बेसिकली ब्रॉडली ऐसे देख सकते हो, स्टेट्स के फंड, सेंटर से कैसे फंड आते हैं, और खुद के फंड, ठीक है। तीन तरीके से आते हैं, स्टेट से फंड आता है, सेंटर से फंड आता है, और खुद के फंड होते हैं पीआरआई, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इनके अलावा क्या, व्हाट सोर्सेस पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि पंचायत को ये बड़ा पता है कि उनको पैसों की कमी है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस क्या, तो अगेन ये सब कहाँ से पता चलेगा, ये अगर आप अगेन सेकंड ईआरसी पढ़ोगे या जो कुछ और कमीशन की रिपोर्ट है उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स दे रखे होंगे, बट मोर और लेस यही पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि ये दिस कुड बी अ सजेशन। अगर आपको आगे जाके पंचायत की फाइनेंसिंग पे क्वेश्चन आए, ये पॉइंट्स उठा के लिख देना, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं पंचायत, लोकल टैक्सेस एंड लेवीज जो है कर सकते हैं वो, कुछ इनोवेटिव फीस जैसे टूरिस्ट फी या टैक्स बेस वाइडन करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। सो नाउ दिस इज वेरी अंडर यूटिलाइज्ड, राइट। प्रॉपर्टी टैक्स सबसे ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड एरिया है पंचायत का। तो पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स कर सकते हैं, प्रोफेशन टैक्स कर सकते हैं, यूजर फी चार्ज कर सकते हैं, जो वेरियस सर्विसेज वो देते हैं। उनके पास जो लैंड और अदर रिसोर्सेज है उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन रन रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। माइनिंग रॉयल्टी से जो इनकम आती है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है कि इनको भी एक शेयर मिलना चाहिए, ज्यादा शेयर मिलना चाहिए इनको, ठीक है। शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम, एक इनोवेटिव रिकमेंडेशन ये है कि जीएसटी का जो टैक्स आता है शेयर स्टेट को, उसका एक पोर्शन जो है इनको डिवॉल्व कर दिया जाए। एक पोर्शन जो जीएसटी से जो टैक्स पूरा आता है, एक पोर्शन इनको डिवॉल्व कर दिया। और ये कौन करता है, ऐसा केरला करता है, ठीक है। केरला क्या करता है, 3/8 ऑफ द शेयर ऑफ बेसिक टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो जितना भी बेसिक टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट है उसका 3/8 शेयर जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व कर देता है। तभी हम देखते हैं केरला में लोकल गवर्नमेंट्स को डिवॉल्यूशन इंडेक्स के टर्म्स में काफी आगे है, ठीक है। परफॉर्मेंस के टर्म्स में भी काफी आगे है, ठीक है। तो अगेन देखो ये कंटेंट भी वैल्यू एडेड कंटेंट है आपका, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हो आंसर में। अब आगे आप क्वेश्चन देखोगे तो सेम थीम पे है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव। नाउ क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते वक्त ये आइडियल था कि वो ट्रू होंगे, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी होंगे। बट रियलिटी देखा जाए तो चाहे आप अर्बन लोकल बॉडी देखो या पीआरआई देखो, इतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, काफी लेकुनाज है उसमें। आप 3 Fs तो बता ही सकते हो। अब फंक्शनैलिटी एक और चीज जो अब इस बार क्वेश्चन में आई, अब वो फंक्शनैलिटी वाला पॉइंट भी इधर डाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस की है वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। अगला है गिव यूर व्यूज टू इंप्रूव द सिचुएशन। तो व्यूज क्या होगी, यही सब होगा आपका, यही सब चीजें होंगी कि फाइनेंस के लिए ये कर सकते हैं, राइट। और क्या कर सकते हैं, वे अहेड सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशन। तो आप देख रहे हो पिछला कंटेंट ही यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस कंटेंट ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू कुड डू। Now, in absence of well-educated and organized local level government system, panchayats and samitis have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Right? Critically discuss. तो अगेन यही चीज जो मैं आपको बता रहा था, जो पंचायत और आपकी समितिज हैं, राइट, जो मतलब लोएस्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उनका काम सिर्फ पॉलिटिक्स वाला, पॉलिटिकल ही नहीं है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना पड़ता है, राइट। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए क्या है, वी नीड ट्रेन्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो वेल एजुकेटेड तो नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट एक बेसिक मिनिमम उनको जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगेन इसका कॉन्टेक्स्ट ये था, आप सबको पता है कि कुछ जगह पे ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा जा रहा था। अगर आप देखोगे सर्च करोगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जो है एज अ कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एक जो है क्राइटेरिया, जो पंचायत का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एक क्राइटेरिया जो रखा जा रहा था वो था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और उसको रखने का जस्टिफिकेशन यही था कि जो एजुकेटेड होंगे वो बेटर वे में जो है गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। बट इस पे बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था, क्योंकि बोल रहे थे कि इस तरीके से तो पार्लियामेंट में आप क्यों नहीं रख रहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको अगेन क्रिटिकली डिस्कस करना है। तो क्रिटिकली डिस्कस करते वक्त आपको बताना होगा कि क्यों, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वेल एजुकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड लोगों को रखने का, राइट। बट अगेन
अगर हम ये कंडीशन रखते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पीआरआईज में ज्यादातर जो लोग कंटेस्ट करते हैं, ज्यादातर लोग जो है इतने वेल एडुकेटेड है नहीं, ठीक है। क्योंकि वेल एडुकेटेड जो होते हैं वो तो अपना निकल जाते हैं, ठीक है। तो वेल एडुकेटेड है नहीं, ठीक है। ये रिपोर्ट्स भी थी, जब ये क्वेश्चन आया था तब के लिए ये रिपोर्ट्स भी थी, ओके, इस पे, राइट। सो वो वेल एडुकेटेड है नहीं। तो अगेन आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, एक मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर रहे हो आप, उनको जो है मतलब इनएलिजिबल कर रहे हो। सो इट इज इन अ वे अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। तो अगर आप देखो एक तरफ इफिशियंसी इफेक्टिव के लिए तो हाँ यार, अच्छा बंदा होना चाहिए, वैल्यू एडुकेटेड जो ट्रेंड हो, उसको आना चाहिए, उसको इन इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। बट अगर आप डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो कई लोगों को जो है इलेक्शंस में ही नहीं कंटेस्ट करने दिया जा रहा। अगर क्योंकि यही लॉजिक अगर हम जो है जो है सेंट्रल लेवल पे लगाएं या स्टेट लेवल पे लगाएं, तो वहां तो बोलेंगे कि यार ब्यूरोक्रेट्स को सारी पावर दे दो, मंत्रियों की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो आईएएस जो होते हैं इतने ट्रेंड होते हैं, इतने वो होते हैं। बट अगेन दैट वुड बी अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, राइट। एंड अगेन इधर भी इसलिए हम पीपल की चॉइस, जो रियल में जिन लोगों को पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना चाहते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करें। बाकी इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे छोड़ गए, आप बोलोगे कि वे अहेड यही है कि उनको ट्रेन करने का प्रोविजन करना चाहिए, रादर देन कि एंट्री बैरियर डाला जाए। जो इलेक्ट हो जाते हैं उनको ट्रेन करना चाहिए गवर्नेंस में, ठीक है। उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। इनफैक्ट सेकंड एआरसी ने भी अपनी रिकमेंडेशन में यही कहा है कि ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। नाउ इन जनरल अगर आप प्रॉब्लम्स देखो कि लोकल, देखो ये एक जनरलाइज्ड फ्रेमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। नाउ ये चीज जो है आप लगा सकते हो अपने, ये जो क्वेश्चंस आपने देखे ज्यादातर आते हैं अराउंड द प्रॉब्लम्स। तो एक जनरलाइज कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ये एक जनरल पॉइंट है जो आपको कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली इंपावरमेंट रिलेटेड, इंपावरमेंट मतलब कि बॉडीज जो है इंपावर्ड रहे, कुछ करने लायक रहे, राइट, उनके पास पावर्स हो कुछ करने की। तो एम्पावरमेंट रिलेटेड इशू है कि लैक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ 3F पैरास्टेटस। पैरास्टेटस बेसिकली ऐसी बॉडी जो उनके उसमें जो है इंक्रोच करती, विच इंक्रोच इन दी एरिया ऑफ मतलब जो पंचायत, ठीक है। एक्सेसिव कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी, लैक ऑफ फंड्स एंड वीकनेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में एक ये वीकनेस है कि बेसिकली देखो, पावर्स डिवॉल्व करना या फाइनेंस डिवॉल्व करना या फिर इवन इनके ऊपर सुपरसीड करना, इनको ओवरसी करने के लिए ज्यादातर पावर जो है स्टेट को दे रखी है, और दे रखा है स्टेट की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है कि आपके ऊपर है कि आप इनको कितनी पावर्स देना चाहते हैं। और इसके कारण स्टेट्स ऑब्वियसली अपनी पावर नहीं देना चाहते, तो इसके कारण देखा गया कि लैक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ 3F, राइट। और कई बार देखा गया कि स्टेट्स इनको सुपरसीड कर लेते हैं या इनको अंडरमाइन करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में भी एक कहीं ना कहीं एक फ्लॉ है। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग इश्यूज में लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ऑफ ईआर मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स, इवन जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी जो है इतने स्किल्ड नहीं है, ठीक है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऑफिस स्पेस जो है आपका, जो है कंप्यूटर होना, राइट, ये सब नहीं है। इसके अलावा करप्शन के रिलेटेड इश्यूज क्या होती है यहाँ, अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड करप्शन, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा रेगुलर नहीं होती, सोशल ऑडिट रेगुलरली नहीं किया जाता। तो ये कुछ जो एरियाज हैं जो अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज है। तो एआरसी ने क्या कहा है, एआरसी ने कहा है कि स्टेट्स को प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लोकल बॉडीज शुड बी रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब लोकल बॉडीज को आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट करोगे, दे विल गेट अ वॉइस, दे विल बिकम एम्पावर्ड, ठीक है। सो जो स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काउंसिल ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है। More subjects should be devolved to ULBs as given by second ARC like school education, public health, ठीक है। Merge parastatals with local bodies, particularly DPC। तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसमें सारे जो पैरास्टेटल बॉडीज हैं, जो ऐसी बॉडीज हैं जो कुछ लोकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं आउटसाइड दी परव्यू ऑफ पीआरआईज, उनको डीपीसी के अंडर लाया जाए, ठीक है। एक फ्रेमवर्क लॉ बनाया जाए अंडर आर्टिकल 252 फॉर लोकल बॉडीज की। फ्रेमवर्क लॉ में ये होना चाहिए कि क्या एटलीस्ट मिनिमम लेवल ऑफ डिवोल्यूशन क्या होना चाहिए जो स्टेट्स को फॉलो करना चाहिए, दैट शुड बी मेड अंडर आर्टिकल 252। इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन की रेगुलर मीटिंग हो, उसको फाइनेंस कमीशन से लिंक किया जाए, उनको सपोर्ट स्टाफ दिया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप फॉर होल डिस्ट्रिक्ट जैसा सेकंड एआरसी ने सजेस्ट किया है, राइट। अकाउंटेबिलिटी के लिए लोकल बॉडी ओम्बड्समैन होना चाहिए और मैंडेटरी सोशल ऑडिट होना चाहिए हर स्कीम का, ठीक है। और ये सब जो है सेकंड एआरसी ने दिया है। फाइनेंस के लिए मुनी बॉन्ड्स फॉर यूएलबी और प्रॉपर्टी टैक्स को यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। नाउ एक ये आप डिवोल्यूशन इंडेक्स दे सकते हो, तो इसमें एक आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या एरियाज होते हैं ट्रांसफर ऑफ। ऑपरेशनल कोर क्या होता है,
ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस, फंक्शनरीज, फाइनेंसेस, देखो इतना ही देख लो आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ पीआरआईज, कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं बस बेसिकली आप चाहता हूँ कि आप डायमेंशंस देख लो। जब आंसर लिखोगे तो इन्हीं डायमेंशंस के अक्रॉस लिखोगे, इन्हीं के अक्रॉस कोई ना कोई इशू होगा, इन्हीं के अक्रॉस कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं अगला, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है। अब इसको डिस्कस करने के लिए अगेन ये जो एरिया है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, थोड़ा फैक्चुअल भी हो जाता है इसमें, इसीलिए बहुत अच्छे से फैक्चुअल एस्पेक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्चुअल एस्पेक्ट बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। फैक्चुअल एस्पेक्ट तो कवर करना है, प्लस एनालिटिकल एस्पेक्ट भी कवर करना है, और प्लस कोई अगर बॉडी चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, स्टैट्यूटरी हो, रेगुलेटरी हो या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, अगर कोई ऐसी बॉडी न्यूज में आपकी आई है, राइट, इफ एनी सच बॉडी इज देयर इन न्यूज, देन यू हैव टू डील, उस बॉडी को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स सी दी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, राइट। सो पहला ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल, पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ आपको दे रखा है यहाँ, बट आपको समझना है कि क्या चीज जो आती है, ठीक है। तो ये आया कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन, मतलब कोई कमीशन स्टैट्यूटरी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। और ये क्यों आया, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, एनसीबीसी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, राइट, रिसेंट पास में 2018 में, राइट। तो उसके बेसिस पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसको दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन, ओके। एंड अगेन ये थोड़ा बहुत न्यूज में भी था एनसीबीसी, ठीक है, इसको फंक्शंस रूल लेके, ठीक है, तो इसीलिए ये पूछा गया, ठीक है। तो व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, आई होप ये आप बता सकते हो कि क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाने में। बेसिकली क्या स्टेप है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाना है, ठीक है। वी नीड टू गेट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास, ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे पास होता है, एक फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है, इस टाइप से, और एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ये वाला, ठीक है। एंड फिर पूछता है आपसे, डू यू थिंक इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वुड इंश्योर ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया, क्या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से ज्यादा जेंडर जस्टिस और एम्पावरमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो अगेन देखो, ये मैं बोलूंगा कि कुछ कमीशन हैं, राइट, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वगैरह कुछ वल्नरेबल सेक्शंस के लिए हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, राइट, और भी दूसरी सफाई कर्मचारी कमीशन वगैरह, ऐसे ज्यादा नहीं है, मतलब 5-6 कमीशन ही हैं। तो इन कमीशन के बारे में और इनकी फंक्शंस के बारे में आपको पता होने चाहिए इस टाइप की, ठीक है। जो ऐसी स्टैट्यूटरी कमीशन है, ठीक है, स्टैट्यूटरी या आप बोलो क्वासी, मतलब क्वासी स्टैट्यूटरी या जो स्टैट्यूटरी नहीं भी है, ठीक है। बट अगेन इनके बारे में आपको पढ़ना है, नोट बनाना है, 5-6 स्टैट्यूटरी कमीशन के बारे में भी नोट बना लो, काफी है कि क्या है ये कमीशन, क्या फंक्शन करती है, क्या पावर्स है, ये जिस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर किया है, इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसी अगर देंगे उसको, तो ऑब्वियसली उसका स्टेचर बढ़ जाएगा, उसकी इंडिपेंडेंस एंड पावर्स बढ़ जाएगी, राइट। तो अभी कई बार बोला जाता है, देखा गया है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में कई बार उसको इस टाइप से एक्विजिशन लगाई जाती है कि बिकॉज की रूलिंग पार्टी का जो है उसको जो मेंबर है वो हेड करता है कहीं ना कोई रूलिंग पार्टी से, राइट। और जो गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, तो देखा गया है कि कई बार वो जो है स्टांस जो है, कई बार उनको बोलते हैं कि दे आर नॉट बीइंग ऑब्जेक्टिव या दे आर नॉट बीइंग फेयर, राइट। तो अगेन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो तो बेटर स्टेचर हो जाएगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगी, ज्यादा पावर्स मिल जाएगी, फंक्शंस आप उनके बढ़ा सकते हो, ठीक है। प्लस एक्सपेंडिचर उनके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, सो दे कुड फंक्शन लाइक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और एनसीबीसी, ठीक है। इनफैक्ट नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज इसी आइडिया पे किया गया था कि देखो जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देते तो जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वो काफी अच्छे से अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही है, राइट। तो इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से जो है कहीं ना कहीं वो बेटर फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगी, और बेटर परफॉर्म कर पाएंगी तो इट वुड लीड टू ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और रीजन आपके क्या है कि उसको बेटर स्टेचर मिलेगा, इंडिपेंडेंस, पावर्स, फंक्शंस, राइट, एक्सपेंडिचर चार्ज होगा, राइट, एंड सिमिलर इट कुड फंक्शन सिमिलर टू these constitutional commissions, ठीक है। so it will be a enabling move to constitutionalize national commission for women, right, but effectiveness ये नहीं आप कंक्लूड करोगे, आप कहोगे effectiveness also depends on its resourcefulness, leadership, powers and functions। so इन एरियाज पे भी जो है इफेक्टिवनेस, लीडरशिप मतलब उन कमीशन को कौन हेड कर रहा है, राइट, उसको क्या पावर्स और फंक्शंस दिए गए उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सीएजी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. इस पे तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. तो सीएजी हैज अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले. तो इंट्रोडक्शन में आप वही लिखोगे. सीएजी इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स. ओके. राइट. फाइनेंशियल वॉचडॉग. राइट. ये जो टर्म्स आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे वहां से आप बता सकते हो. नाउ बिकॉज सीएजी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द मेथड एंड टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज वेल एज रेंज ऑफ द पावर्स एक्सरसाइज. ठीक है. कि उनके अपॉइंटमेंट में कैसे रिफ्लेक्टेड है और इन द रेंज ऑफ पावर्स. ठीक है. कि जो वो वेरी वाइटल रोल प्ले करते हैं. ठीक है. तो देखो सिमिलरली एक और आया था एक्सरसाइज ऑफ सीएजी पे. राइट. यहाँ पे जो है पावर्स को लेके आ गया था और अपॉइंटमेंट को लेके. यहाँ पे सीएजी की जो पावर्स हैं इन रिलेशन टू यूनियन एंड स्टेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 149. नाउ यहाँ स्पेसिफिक है कि ऑडिट को लेके डिस्कस वेदर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी कुड अमाउंट टू ओवरस्टेपिंग द जुरिस्डिक्शन. ना ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है. बेसिकली जब 2G स्कैम वगैरह हुआ था उसके अराउंड, कोल स्कैम के अराउंड, तब ये डिस्कस किया जाता था कि क्या सीएजी को गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी ऑडिट करना चाहिए. क्या उसको मतलब पॉलिसी मेकिंग के डोमेन में भी जाना चाहिए. क्योंकि ऑब्वियसली सीएजी का फंक्शन क्या होता है. सीएजी का फंक्शन ये है कि वो ऑडिट करे मतलब चीजें जब होने के बाद. ठीक है. बट अगर पॉलिसी को ही वो करेगा क्वेश्चन. सो अगेन इस पे बहुत डिस्कशन वो चला था. बट यहाँ बोला गया कि यस ही कुड गो इनटू द पॉलिसी मेकिंग बट एक लिमिटेड एक्सटेंट तक. ठीक है. तो जैसे इस सब में इंट्रोडक्शन आपका क्या होगा. सीएजी इज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो बॉडी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आप बता सकते हो. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज वन ऑफ द बुलमार्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेथड्स एंड टर्म्स ऑफ एन अपॉइंटमेंट इज मेथड आर्टिकल 148. एंड यहाँ पर देखो he is appointed by the president under by a warrant under his hand and say. ठीक है. 6 years का टेन्योर होता है. ओके. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उनको. ठीक है. रिमूवल इज सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट करने के बाद गवर्नमेंट जब चाहे मन चाहे हटा सकती है. the CAG has security of tenure. ठीक है. एंड ऑल्सो अपॉइंटमेंट के बाद नॉट एलिजिबल, तो री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता. देर इज नॉट एलिजिबल. एक तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना है. अगेन ये सब कहाँ से, लक्ष्मीकांत. तो मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा. राइट. लक्ष्मीकांत में आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट्स. ठीक है. री अपॉइंटमेंट या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में फर्दर अपॉइंटमेंट भी नहीं पॉसिबल है. राइट. और ये सब चीजें क्यों है. ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंस जरूरी है. और इंडिपेंडेंस के लिए अपॉइंटमेंट में ये प्रोविजन है. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस. ठीक है. ये सब प्रोविजन हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो है सीएजी जो है इंडिपेंडेंट रह सके. प्लस सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. ओके. एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है. नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट सीएजी इन पार्लियामेंट. ठीक है. तो ये सब चीजें जो आपका बेसिकली नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन डन बाय हिम. राइट. सो ये सारी चीजें आपकी बताती है कि कैसे जो है जो सीएजी जो है उसका रोल इतना इंपॉर्टेंट है. उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए ये सारे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अगर ड्यूटीज की बात करें तो सीएजी की ड्यूटीज क्या होती है. ऑडिट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ऑडिट, कंटिजेंसी फंड का ऑडिट, पब्लिक अकाउंट का ऑडिट. ठीक है. अदर अकाउंट्स जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के उनका ऑडिट. ठीक है. बाकी अकाउंटिंग का काम भी करता है बट ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो फ्रेंच फिलोसफर गाइड फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. तो अगेन ये सब बता के आप बोल सकते हो कि सीएजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. असर्टेन एंड सर्टिफाई नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस. तो बेसिकली एक तरीके से सीएजी पे आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ. ठीक है. सबमिट 3 रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट. ठीक है. नाउ पावर्स ऑफ सीएजी. तो जो पावर्स है सीएजी की वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 149 में बोल रखा है कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा. और पार्लियामेंट ने क्या है उसके अंदर लॉ बनाया है सीएजी ड्यूटीज पावर्स एक्ट. ठीक है. सीएजी ड्यूटीज पावर्स एक्ट. ठीक है. 1971. तो पावर अगर देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स देखा जाए तो ही कुड इंस्पेक्ट एंड पुट इनटू क्वेश्चन एंड उसको अनरिस्ट्रिक्टेड जो है इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेकंड क्वेश्चन को आपको आंसर करेगा. तो सीएजी के पास पावर है दैट ही कुड मेक रेगुलेशन फॉर द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट. कि वो सीएजी अपने ऑडिट में क्या क्या कवर करेगा उसका जो है स्कोप सीएजी के पास ही है डिटरमाइन करने का. ठीक है. ये इस एक्ट सीएजी डीपीसी एक्ट जो है इसके अंदर दे रखा है कि सीएजी के पास पावर है कि वो खुद के ऑडिट का स्कोप और एक्सटेंट खुद से डिटरमाइन करेगा. ठीक है.
एंड इट हैज आल्सो द पावर टू डिस्पेंस विद डिटेल्ड ऑडिट। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको याद रखना चाहिए, और इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट इट कैन गो टू सम एक्सटेंट इनटू द ऑडिट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है, ये पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा, सो टेंशन मत लेना। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट में देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉपर्ली हुई है। परफॉर्मेंस ऑडिट में 3 यानी इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, राइट, एंड इकोनॉमी देखते हैं, राइट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में 3 E's देखते हैं, राइट। सो इस एरिया में परफॉर्मेंस ऑडिटिंग जब करते हैं तब सीएजी जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जा सकता है टू सी वेदर 3 E's दैट इज इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी इज फॉलोड। सेम जो है कंप्लायंस ऑडिट में रेगुलेटरी और प्रोप्राइटी ऑडिट। तो प्रोप्राइटी ऑडिट में विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमी देखते हैं, इसमें भी वो पॉलिसी मेकिंग में जा सकता है। ठीक है, तो 2G केस था, उसमें सीएजी ने गवर्नमेंट की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो पॉलिसी थी एलोकेशन की इंस्पेक्टर की, उसको ऑडिट किया, उसको बताया कि इट इज नॉट नॉट अ गुड पॉलिसी, इससे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव्स में ओवरऑल असेसमेंट करोगे, पॉजिटिव सीएजी हैज एक्सपोज मेजर स्कैम्स, रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, चेक इन arbitrariness in financial administration, bringing 3 E's economy, efficiency and effectiveness in policy making and implementation। ठीक है, नेगेटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट, देखो मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको जो है पीपीटी में मिल जाएगी, आप समझ सकते हो खुद से। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड फियर विद इन एडमिनिस्ट्रेशन, सो ये विथ नहीं है, ये बेसिकली विद इन। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कई बार सीएजी के ऑडिट का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है, कि कई बार क्या होता है सीएजी के डर से, आपने सुना होगा सीएजी के डर से क्या है, ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन ही नहीं लेते, राइट। सो वो ज्यादा लॉस कर देता है रादर देन कोई डिसीजन लेके गलत हो जाए उससे। ठीक है, इश्यूज इन अपॉइंटमेंट, सो अपॉइंटमेंट में भी इश्यूज सर्टेनली ये है कि जो अपॉइंटमेंट होता है सीएजी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, राइट। बेसिकली प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देती है प्रेसिडेंट करे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपॉइंटमेंट जो है इसमें जो है थोड़ा एक कमिटी टाइप का सिस्टम होना चाहिए, कोलिजियम टाइप का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, प्लस ऑल ऑडिट पैराज आर नॉट डिस्कस। ठीक है, तो so audit of government policy formulation as well as implementation is important to uphold the accountability of the parliament through its report। okay? तो गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं, उसका फॉर्मुलेशन का भी ऑडिट इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो है सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट गवर्नमेंट को जो है अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे जो है स्ट्रॉन्ग एग्जांपल आप दे सकते हो 2G केस, जहां पॉलिसी जो फर्स्ट कम फर्स्ट पॉलिसी थी फॉर अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, उसको सीएजी ने ऑडिट करके क्वेश्चन किया और उसमें नोशनल लॉस बताया। तो इस टाइप से आप बता सकते हो कि यस, जो क्वेश्चन था कि हाँ सीएजी को करनी चाहिए जो है मतलब जो पॉलिसी का ऑडिट करना चाहिए। ठीक है, नाउ हाउ इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया constituted? What do you think about the terms of reference of recently constituted finance commission? So बेसिकली फाइनेंस कमीशन जब ये कॉन्स्टिट्यूट होता तभी क्वेश्चन आया उस पर। ठीक है, कि फाइनेंस कमीशन के क्या टर्म्स और रेफरेंस हैं उसके, और फाइनेंस कमीशन को लेकर। आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज वेरी स्टैटिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लक्ष्मीकांत देखो कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एंड बेसिकली आप बताओगे फाइनेंस कमीशन इज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिटेल्स हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एंड अगेन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारा आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे कि एक जो मेंबर होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और जिस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको अपॉइंट करती है उन मेंबर्स को। ठीक है, नाउ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो ये बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में था, तो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सब न्यूज में थी, वो आप बता के उसके उसके साथ इश्यूज क्या थे। तो इश्यूज ये थे कि 2011 का पॉपुलेशन फिगर क्यों यूज कर रहे हो। देखो अभी के लिए आपके लिए ये इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अब ये करंट पे नहीं है, राइट। एट दैट टाइम जब ये क्वेश्चन आया था तभी करंट में था, तो रेलेवेंट है। बेसिकली 2011 का पॉपुलेशन फिगर यूज करोगे तो उसमें इशू ये था कि कुछ स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उनको घाटा हो रहा है, और कुछ स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया है, जबकि पॉपुलेशन कंट्रोल एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जो करना था सबको, राइट, उनको फायदा हो रहा है, राइट। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर स्टेट्स, सो कंट्रोलिंग पॉपुलेशन मेजर, सो ये भी एक कंटेंशन था कि मतलब व्हाट डज इट मीन बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन मेजर। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है फाइनेंस कमीशन के टर्म्स के थ्रू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स का जो है मतलब डिसीजन मेकिंग या उनकी पॉलिसी मेकिंग को कर्टेल कर रहा है। ठीक है, रीथिंक ऑन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स एंड फिस्कल प्रपोजिंग ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, सो बेसिकली अगेन देखो स्टेट्स को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स मिलता है फाइनेंस कमीशन से, राइट। अगर फाइनेंस स्टेट्स का ये कंसर्न था कि फाइनेंस कमीशन अगर नहीं देगा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स तो उनका जो है बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है, रिड्यूसेस पॉलिसी स्पेस फॉर स्टेट्स, वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड अगेन पुंची कमीशन, ये कहा लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे वहीं से उठाया है। ठीक है, कि जब भी इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस फिक्स कर रहे हैं हम, राइट,
फाइनेंस कमीशन की, तो स्टेट से एक बार पहले कंसल्ट कर लिया जाए डिटेल में, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू बैलेंस इक्विटी एंड इफिशियंसी, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों होना चाहिए, और इक्विटी और इफिशियंसी दोनों बैलेंस करना चाहिए, राइट। तो नाउ इधर आप समझो कि देखो जो 2011 जिन स्टेट जैसे यूपी है और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया तो इनको पैसा ना दे। इनफैक्ट यूपी को ज्यादा जरूरत है पैसे की, ठीक है। दूसरी साइड केरला है, राइट, उसने बहुत अच्छा किया, बट अगेन वो वेल डेवलप्ड हो चुका है केरला, तो उसको वैसे कम जरूरत है, बट अगेन पॉपुलेशन कंट्रोल किया है तो उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेसिकली ट्रेड ऑफ है, इसको बैलेंस करना है इक्विटी और इफिशियंसी, ठीक है। मूविंग ऑन, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ सिमिलर वे में। तो इसलिए अभी तो देखो अभी फाइनेंस कमीशन अब रिलेवेंट नहीं है, 15th का पूछा, 13th का भी कि क्या रिकमेंडेशंस थी, राइट, और कैसे डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस कमीशन से कैसे ये जो है हेल्प करेंगे स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, ठीक है। सेम क्वेश्चन अटर्नी जनरल पे आया, सो नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपका अटर्नी जनरल पे आया, इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो डिस्कस, तो सिंपल है, आपको क्या करना था यहाँ पे, आपको बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, आपको जो लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा था, जो भी आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, जितना भी याद है वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। देखो इसका ये ऑड क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एकदम रटने लग जाए, लक्ष्मीकांत के हर पेज को रटे, नहीं ऐसा नहीं, ऑड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट अगेन पढ़ते वक्त एक ध्यान में भी रखोगे कि ऐसे कुछ पॉइंट्स में यूज कर सकता हूँ, तो आपको वहां एग्जाम में लिखते वक्त ये आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, तो अब स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज, तो इसमें हमने देखा है कि मोस्टली करंट बेस्ड है, मोस्टली करंट बेस्ड है, राइट, ऐसा कोई स्टैटिक इतना आता ही नहीं, ठीक है। तो देखो जैसे कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल which was established for redressal of grievances and complaints regarding complaints by or against central government employees, nowadays nowadays so current aspect है, is exercising its powers as independent judicial authority, explain। तो अगेन इसको बताने के लिए अगर करंट में आपने पढ़ा होता तो आप बता पाते इसको, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो अब जो कैट है उसकी पावर्स जो है वो काफी चीजों में जो है डिसीजन एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी ले रहा है, उसको कुछ इंस्टांसेस देके आपको बताना पड़ेगा, कुछ केसेस देके, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फिर से आया था, इस बार फिर से आ गया, इज दी नेशनल, देखो तो इसीलिए देखो मैंने बोला था ना लिस्ट बनानी है बॉडीज की, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बॉडीज आई हैं उनकी लिस्ट जरूर बना लो, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉडी दोबारा आ सकती है, ठीक है। Now, National Commission for Women is able to strategize and tackle the problems that women face both at public and private spheres. Give reasons in support of answer. मतलब पूछ रहे हैं आपसे कि क्या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वुमेन की प्रॉब्लम से डील कर पा रही है या नहीं कर पा रही है एट बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर्स। तो बेसिकली पब्लिक स्पेयर्स में तो प्रॉब्लम हम जाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, राइट, या जो केसेस ऑफ रेप वगैरह ये सब जो होने वुमेन सिक्योरिटी के इश्यूज है, राइट, एक तरफ ये है। प्राइवेट स्फीयर में क्या इशू है, प्राइवेट स्फीयर में डोमेस्टिक स्फीयर में डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी वगैरह ये सब इश्यूज है। तो क्या नेशनल कमीशन वुमेन जो है इसको ढंग से डील कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे दैट इट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स बट नहीं कर पा रही, क्यों। अब मैं अगर बोलता हूं नहीं कर पा रही तो मुझे पूछा है रीजन दो, तो रीजन क्या होगा मेरा, व्हाट विल बी माय रीजन, रीजन ये होगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, इसकी रिपोर्ट देखा जाए तो इसमें देखा गया था कि वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है, और दूसरी चीज ये देखा गया कि वुमेन के अगेंस्ट ऑनलाइन स्फीयर में क्राइम और बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देखा गया तो इस बेसिस पे हम बोलेंगे कि नहीं कर पा रहे, बट यहाँ पर कंक्लूड नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि क्या करना चाहिए, हमने जो पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाए इसको और पावर्स दिया जाए, ठीक है। For achieving desired objectives, it is necessary to ensure that regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in light of experiences in recent past. So basically recent past में उस जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे देखा गया था कुछ रेगुलेटरी बॉडीज न्यूज में थी, और देखा गया था कि ये रेगुलेटरी बॉडीज जो है जब तक इनको इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी तब तक ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, राइट। तो उसके लिए जो है उनको इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी देनी होगी, डिस्कस करना है तो आपको एग्जांपल्स दे के बताना होगा, और आपको बताना होगा कि कैसे इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी दे सकते हैं। जैसे सेबी था, तो सेबी को जो है ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस देने के लिए 1992 में क्या है लॉ लाया गया और स्टेचुटरी बनाया गया। तो एक सजेशन आप ये कह सकते हो कि कुछ बॉडी जो स्टेचुटरी नहीं है रेगुलेटरी बॉडीज, उनको जो है एक स्टेचुटरी स्टेटस दिया जा सकता है थ्रू अ लॉ, ये एक चीज है।
दूसरी चीज इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की बोल सकते हैं कि उनको अपना खुद का स्टाफ रिक्रूट करने की पावर दे सकते हो, राइट। उनमें जो है अपॉइंटमेंट्स जो है वो जो है मतलब अनबायस्ड वे में हो, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स थ्रू मतलब ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे जो है सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा और भी दूसरे जो है उनका से होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 सजेशंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगला है एनएचआरसी। तो देखो एनएचआरसी तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे जरूर बनाना है, इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा है। So NHRC in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanism that ensure the accountability of government, ठीक है। तो आप NHRC का रोल है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करने का, बट हम सब जानते हैं NHRC की लिमिटेशन क्या है कि NHRC सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है। तो NHRC कैन ओनली गिव रिकमेंडेशंस, बाकी रिकमेंडेशंस देने के बाद अदर मैकेनिज्म जो हैं आपके पार्लियामेंट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर और दूसरी जो बॉडीज हो गई, अगर वो रिकमेंडेशन जो है ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करती तो जो है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। या अगर वो उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड नहीं करती तो फिर एनएचआरसी जो है इफेक्टिव नहीं बन सकती, राइट। तो इसमें मोस्ट इफेक्टिव होने के लिए एनएचआरसी को अदर मैकेनिज्म्स को भी जो है इफेक्टिव होना हो, ठीक है। In light of the above observation, assess the role of NHRC, right? कि NHRC का रोल क्या है और कितना इफेक्टिवली वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एज एन इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू जुडिशरी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। तो जुडिशरी के अलावा और कौन से इंस्टीट्यूशन है जो ह्यूमन राइट्स प्रमोट करते हैं? जुडिशरी के अलावा आपके और इंस्टीट्यूशंस जैसे अगर हम लें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो गया, ठीक है। और क्या हो गए आपके एनजीओ हो गए जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, ठीक है। इस टाइप के एनजीओ हो गए या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो रोल हमें देखना है कि कितना जो है अबव ऑब्जर्वेशन असेस द रोल ऑफ एनएचआरसी एज अ इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग। तो स्टार्ट करोगे एनएचआरसी के बारे में लिख के, उसके फंक्शंस के बारे में लिख के, बाद में बताओगे कि एनएचआरसी की ये जो लिमिटेशन देखो रोल प्ले करने के वक्त बताओगे कि कई एरियाज हैं जैसे वृंदावन विडोज को लेके या फिर कई बार जो है कस्टोडियल डेथ्स को लेके एनएचआरसी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है और खुद देख के उस पर रिपोर्ट देता है फिर जुडिशरी को, ठीक है। और जुडिशरी उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक्शन लेती है, राइट। और कई बार क्या होता है कि कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशन या एनजीओ ने कुछ जो है कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं या कहीं ऐसा जो कुछ हो रहा है उस इशू को रेज करते हैं एनएचआरसी के पास ले जाके, और एनएचआरसी उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को कि आप इस पे एक्ट करिए। जैसे एक गुजरात में केस हुआ था सिलिकोसिस का कि माइनर्स जो सिलिकोसिस से सफर कर रहे थे तो उनका जो है केस अल्टीमेटली आया एनएचआरसी के पास, एनएचआरसी ने जो है कहा कि इनको जो है कंपनसेशन देना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे केसेस हैं। अगेन कहाँ से पता चलेगा? एनएचआरसी आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में तो उसमें एरियाज हैं जहां पे एनएचआरसी ने जो है अच्छा काम किया है वो हाईलाइट कर रखा है, राइट, वो देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेल टैरिफ अथॉरिटी। नाउ अगेन दिस इज मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड, तो इसको ज्यादा डिस्कस करने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक करंट अफेयर्स बेस्ड भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, सो नाउ मूविंग ऑन अगेन ये भी एक करंट अफेयर्स है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज रिजल्ट इन ओवरलैपिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो बेसिकली हुआ क्या था, एक यूलिप करके प्रोडक्ट आया था। नाउ दिस इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। नाउ बेसिकली ये स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड होता था और जो इंश्योरेंस प्लान भी है, ठीक है। सो इंश्योरेंस प्लान है तो इर्डा इर्डा के उसमें आता था और इधर सेबी के उसमें भी आता था। तो इसी को लेके ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। केस फॉर मर्जर, सो मर्जर ऑफ रेगुलेटरी एजेंसी। तो बेसिकली अगर आपको पता होगा तो एक कमिटी है। अगेन ये देखो आपको अभी नहीं पता होगी तो आप ये मत सोचना कि हमें नहीं पता। ये बेसिकली उस टाइम पे पहले आया था तो हमने भी सर्च किया कि ओके उस टाइम पे ये इशू आया था, उस इशू के बेसिस पे FSLRC फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमिटी FSLRC, ये कमिटी ने कहा था कि एक यूनिफाइड फाइनेंशियल अथॉरिटी बनाए जो इन सबको सेबी इर्डा वगैरह PFRDA सबको मर्ज करके एक ही अथॉरिटी होगी जो सारे जो रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई करने के लिए आपके पास FSLRC था ही, ठीक है। बट अगेन इसका कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानना है कि ये चीज जो आपके करंट में आई थी, ठीक है।
तो करंट में यूलिप टाइप की चीज थी, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, सेबी और उसमें बड़ा इशू हुआ था इडा में, राइट। तो इसीलिए जो है इसको जो है मर्ज करने की बात की गई थी, और एफएसआरसी ने तो कहा था कि और भी जो है दूसरी एजेंसीज है उनको मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं, नाउ दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कॉमन थीम्स है, दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलेटरी बॉडीज को लेके क्या कॉमन थीम्स है। तो कॉमन थीम्स बोले तो इंडिपेंडेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, राइट। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी न्यूज में आए उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में क्वेश्चन आते हैं, उस और रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। उनकी इफेक्टिवनेस, तो इंडिपेंडेंस, इफेक्टिवनेस कि कितने इफेक्टिवली वो फंक्शन कर रहे हैं, इसको लेके क्वेश्चन आते हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या कोई स्पेसिफिक इशू जो उनको लेके करंट अफेयर्स में, जैसे यहाँ पे यूलिप वाला चीज आ गया, ठीक है, ये स्पेसिफिक था कि ओवरलैप हो रहा है जुरिसडिक्शन, राइट। तो तो अब इसके बेसिस पे कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज पढ़नी है, रीड दोज विच आर इन न्यूज इन पास्ट 1.5 ईयर। पास्ट 1.5 ईयर में जो रेगुलेटरी बॉडीज न्यूज में हैं उन्हीं को आपको मेनली पढ़ना है, उन्हीं पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि करंट अफेयर्स में से, बट अगेन अगर आप सोचिए यहाँ पे मैं सेबी इरडा पढ़ने लग जाऊं, बट अगेन ये उस कॉन्टेक्स्ट में आया था, ठीक है। बट एनएचआरसी पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एनएचआरसी पढ़ सकते हो, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बॉडीज को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी कॉमन थीम्स हो गई। एंड अगेन ऐसी कौन सी बॉडीज है, कुछ आरबीआई हो गई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, राइट, ये हो गई आपकी। तो अगेन ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, जो आप जनरल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और भी बॉडीज हो सकती हैं ऐसी जो न्यूज में हो पास्ट 1.5 ईयर में। आपको खुद को करंट अफेयर्स की मैगजीन उठानी है, देखना है कौन सी बॉडी है, पॉलिटी वाले उसमें देखोगे कौन सी न्यूज में है, उसके ऊपर बहुत प्रॉपर नोट बनाना है, ठीक है। नाउ ये जो है इस पार्ट का जो है हम लास्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं पॉलिटी का, राइट। इसके बाद जो है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस होगा, बट वो थोड़े गैप के साथ होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट आपका एनालिसिस होगा वो होगा आपका, नेक्स्ट एनालिसिस आपका होगा एथिक्स का, ठीक है। तो एथिक्स का मयूरी मैम लेंगी, वो भी बड़े अच्छे से डिटेल में लिया। इनफैक्ट मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट के लिए हैं तो वो है एथिक्स, ठीक है। अब यहाँ प्रेशर ग्रुप्स पे भी क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन सेट के आते हैं, बट यहाँ उन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं आपको कुछ कॉमन एरियाज और थीम्स बता रहा हूँ, उस पे प्लीज खुद के नोट्स बना लेना, उस पे एग्जांपल्स रखना, कुछ कंटेंट भी दूंगा मैं, बट खुद से भी नोट्स बनाना, उस कंटेंट को उसमें इंक्लूड कर लेना, तो आपके प्रेशर ग्रुप की टेंशन आपकी खत्म, ठीक है, प्रेशर ग्रुप की टेंशन खत्म। सिमिलरली सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए बहुत लिमिटेड है, एक दो क्वेश्चन आए हैं, तो इसकी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए में देखें तो एक तो क्वेश्चन ये 2019 में आया कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर दिस एंड आल्सो मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल। तो बहुत ही स्टैटिक और स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपली सेक्शन 8 है, राइट, जो बात करता है सेक्शन 8A 9, ठीक है। सो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आरपीए में, पूरा आरपीए के सारे सेक्शंस 99 के अराउंड सेक्शन है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो देखने आपको, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन से 9 है, 9A है, 10 है, राइट, 10A है। और मैं जानता हूँ देखो एग्जाम में आपको सारे याद ही रहेंगे, बट अगर सेक्शन 8 और 8A भी याद रह गया, राइट, 9 भी याद रह गया, तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अगर ये सेक्शन भी नहीं याद रहा बट ग्राउंड याद रह गया कि करप्ट प्रैक्टिसेस, या फिर कि सर्टेन ऑफेंसेस की 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन होने पे, या हीनियस क्राइम्स करने पे जो है अगर जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं, ये भी याद रह गया, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो सेक्शंस हो गए, ये आप देख सकते हो कि इलेक्शन एक्सपेंस लॉज नहीं किया तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और 11 जो है डील करता है रिमूवल और रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो रेमेडी तो ये है, प्लस और भी रेमेडी जो है कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और 2020 में एक क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद सो देखो 2019 और 2020 में ही आए थे लास्ट पास्ट 5 ईयर्स में क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आया था देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्संस फाउंड गिल्टी अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए कमेंट। तो करप्ट प्रैक्टिसेस आरपीए सेक्शन 123, राइट, bribery, undue influence, promoting enmity, appeal on the basis of religion, ठीक है, it undermines free and fair election। तो करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बता दिया आपने, कौन से सेक्शन में ये बता दिया, ठीक है। नाउ व्हाई नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन, या इश्यूज क्या हैं सेक्शन 123 के, राइट, इट कैन बी क्वेश्चनड ओनली थ्रू इलेक्शन पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कि सिर्फ अगर इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस में कुछ हुआ तो उसको क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, वो है थ्रू इलेक्शन पिटीशन इन हाई कोर्ट, ठीक है। प्लस दूसरा ये है कि वी नीड टू वाइडन दी स्कोप, कि करप्ट प्रैक्टिसेस में और ब्रॉड करना है इसके स्कोप, ठीक है। प्लस तीसरी एस्पेक्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट एडिक्वेटली एम्पावर्ड टू डील विद इट, राइट।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ज्यादा पावर्स नहीं है इस मैटर में, ठीक है। कि करप्ट प्रैक्टिस की तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। उसको चैलेंज करना है कोई ने करप्ट प्रैक्टिस की तो आपको फाइल करनी होगी इलेक्शन पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट। आप ईसीआई के पास जाके नहीं बोल सकते कि करप्ट प्रैक्टिस की, इसको डिस्क्वालीफाई कर, ठीक है। Conclusion that election commission needs to be adequately empowered to deal with corrupt practices under RPA। और इसमें कुछ सजेशंस दे दो कि अगेन कि जो है मतलब इलेक्शन कमीशन के पास पावर होनी चाहिए कि वो जो है डिस्क्वालीफाई कर दे उनको, राइट। इस टाइप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड कर ले, इस टाइप से चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको पढ़ने चाहिए आरपीए को लेके वो है सेक्शन 126 ऑफ आरपीए, राइट। नाउ प्लीज इस एनालिसिस में ध्यान रखिए कंटेंट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या चीजें आपको पढ़नी, ठीक है। सेक्शन 126 ऑफ आरपीए साइलेंस पीरियड, एग्जिट पोल्स और सोशल मीडिया को लेके, ठीक है। सेक्शन 62 ऑफ आरपीए राइट टू वोट को लेके, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स को लेके, राइट। आप ये देख सकते हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट्स पे काफी डिस्कशन है। सेक्शन 29C डोनेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में। सेक्शन 14B रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स, इसको लेके, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, राइट, जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स। सो अगेन प्रेशर ग्रुप्स में भी आप देखोगे, सो दिस इज द लास्ट सेक्शन। बड़ा ही स्टैंडर्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही थीम है, थीम पे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, राइट। सेम कंटेंट ले लोगे उससे भी आपका काम हो जाएगा कि क्या मेथड यूज्ड है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड कितने इफेक्टिव मेथड। तो आप करंट कॉन्टेक्स्ट में, क्या आप करंट कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो क्या मेथड यूज कर रहे हैं और कितने इफेक्टिव हैं, वो करंट कॉन्टेक्स्ट को लेके आप बता सकते हो। वैसे इन जनरल जो प्रेशर ग्रुप्स के मेथड्स होते हैं वो लॉबिंग, इलेक्शनियरिंग होते हैं, राइट। सो अभी भी आप देख सकते हो लॉबिंग, इलेक्शनियरिंग, प्रोटेस्ट वगैरह ये सब जो मेथड्स हैं, ठीक है। सो आई थिंक आप बड़ा सिंपल है कि मेथड्स पूछा और कितने इफेक्टिव हैं, राइट। नेक्स्ट है हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट। इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स, इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स, इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस। देख रहे हो थीम इज रिपीटेड, सेम चीज पूछी है, ठीक है। अगर आप इसका आंसर करके जाते हैं तो ये कर देते आंसर, ठीक है। हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस, क्या क्या मेथड्स है उनके, राइट। इट्स लिटरली द सेम थिंग, एक ही चीज पूछ रहे हैं आपसे। ऊपर पूछा व्हाट आर द मेथड जिससे फार्मर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकर को, नीचे पूछा है कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को। नाउ अगला है डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड मोर पावरफुल देन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, राइट। तो अगेन रिसेंट ईयर्स में आपको एग्जांपल देखने पड़ेंगे और जहां बताओगे कि हाँ कुछ इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं जिनकी काफी ज्यादा पावर बढ़ गई है, बट कहीं ना कहीं फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स के पास इफेक्टिव मेथड। फॉर्मल प्रेशर ग्रुप क्या हो गया, फिक्की। इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप क्या हो गया, ये जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस करंटली जो प्रोटेस्ट कर रही हैं एक तरीके से, ये इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिक्स इज समटाइम्स सीन एज इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स। अगेन यहाँ पे एक ही एग्जांपल जो रिसेंटली फार्म लॉज पे हो रहा है और जो आपका भारत किसान यूनियन है उसका एग्जांपल आप यहाँ भी हाईलाइट कर सकते हो कि कैसे फार्मर जो प्रेशर ग्रुप है वो फार्मर की डिमांड पे कर रहा है, बट अगेन कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस इशू के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो इट इज एन इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। With regard to above, assess the structure and functioning of pressure groups in India, right? कि कैसे स्ट्रक्चर्ड है, फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज इन इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैव ओनली बीन मार्जिनल, क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट। तो नॉन स्टेट एक्टर कौन होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, राइट, सिविल सोसाइटी, एसएचजी। बट हम देखते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो कुछ एरियाज में कुछ एस्पेक्ट्स में मार्जिनल रोल है, बट कुछ एस्पेक्ट्स में जो है जैसे फार्म प्रोटेस्ट का ले लो तो वहां पे जो है उनका रिटेल जो है उनका रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जहां रोल मार्जिनल है वो आप अलग से बता सकते हो कि एनजीओ वगैरह का रोल अब मार्जिनलाइज हो रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि उन पर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लग रही है तो कम रोल हो रहा है उनका, ठीक है। जैसे FCRA एक्ट है, राइट, तो फॉरेन डोनेशंस नहीं ले पा रहे, तो कई एनजीओ जो फॉरेन डोनेशंस पे जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, वो सब क्या है यहाँ पे जो है उनका रोल कम हो गया है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ जो डोमेस्टिक प्रेशर ग्रुप्स हैं, राइट, ऐसे जो मेजर इश्यूज पे हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो अगेन हम कॉमन थीम्स देखते हैं। तो कॉमन थीम्स में है कि हाउ दे फंक्शन, क्या उनके मेथड्स हैं, राइट। तो हाउ इफेक्टिव दे हैं, कितने इफेक्टिव वो हैं, राइट। इन सब के एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उनका पॉलिटिक्स में रोल क्या है,
और करंट एग्जाम्पल्स। तो अगर इतना कंटेंट आपके पास है, अगर प्रेशर ग्रुप्स को लेके इतना कंटेंट आपके पास है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपका डेफिनेशन और बेसिक्स ये लेके अगर इतना कंटेंट आपके पास है, तो यू कुड आंसर अ प्रेशर ग्रुप पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कुड आंसर इट सेटिस्फैक्टरली, कि कैसे फंक्शन करते हैं, कितने इफेक्टिव वो हैं, क्या रोल है पॉलिटिक्स में, क्या करंट एग्जाम्पल्स हैं, और डेफिनेशन और बेसिक्स। सो डेफिनेशन, व्हाट इज अ प्रेशर ग्रुप? तो प्रेशर ग्रुप डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ दे दी, दैट इट इज एनी इंटरेस्ट ग्रुप जिसके मेंबर्स जो है कॉमन उनका वो होता है, और उसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में वो लोग जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं और जो पॉलिटिक्स में प्रेशर डालते हैं ताकि उनका डिमांड्स जो है सुनी जाए। ठीक है, नाउ दे परस्यू देयर इंटरेस्ट, कैसे इंटरेस्ट? बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स एंड बाय इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो बेसिकली प्रेशर ग्रुप का मेन काम क्या होता है? इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब तरीके अलग हैं और कितने इफेक्टिव हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, एम इनका यही होता है कि जो लॉज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और वो हैं, वो जो इनके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट में रहे। ठीक है, नाउ मेथड्स, लॉबिंग, लॉबिंग करना, ठीक है, इलेक्शनियरिंग करना। जैसे आपने देखा होगा भारतीय किसान यूनियन अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कई बार ये प्रेशर ग्रुप्स क्या है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी डिमांड को सपोर्ट करी है उनको ये सपोर्ट करे। ठीक है, और लॉबिंग तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना। ठीक है, एडवोकेसी कैंपेन, सो आप देख रहे हो कि ये ग्रुप्स क्या है, एक एडवोकेसी कैंपेन भी, मतलब टीवी पे एड वैड चलाना या कुछ करना, राइट, इस टाइप से कर सकते हैं कि इनकी डिमांड जो है सुनी जाए, इनकी डिमांड जो है लार्जर पब्लिक में जाए ताकि एक पब्लिक प्रेशर बने। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, प्रोपगंडा बाय प्रिंट एंड सोशल मीडिया। ठीक है, ब्लॉकेड ऑफ रोड्स, राइट, ये तो कुछ मेथड्स है, इसके अलावा और भी मेथड्स आप लिख सकते हो, राइट। Although all the pressure groups use identical methods, there are some which are far more effective than others. So कुछ प्रेशर ग्रुप ज्यादा इफेक्टिव हैं, कुछ कम। अब मैं एडवोकेसी कैंपेन की बात करूं, अब मैं दो प्रेशर ग्रुप बोलता हूं। एक तरफ है भारतीय किसान यूनियन, एक तरफ है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, नाउ ये बेसिकली एक ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है जो एडवोकेसी करता है एनवायरनमेंट की, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मेथड जो है लिमिटेड है, एडवोकेसी वगैरह इस तरह। बट बीकेयू ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसके पास डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, ब्लॉकेड ऑफ रोड्स, प्रोपेगेंडा, एडवोकेसी, इलेक्शनिंग सब कुछ कर रहे हैं, राइट। एंड देखो प्रेशर ग्रुप कितना इफेक्टिव होगा, वो उसकी कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स लाइक कैसी लीडरशिप है उनकी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी क्या है। जस्ट अ सेकेंड। तो कि कोई प्रेशर ग्रुप कितना इफेक्टिव होगा वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। उसकी कैपेसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? लीडरशिप की, कितने अच्छे लीडर्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी क्या है। जैसे बीकेयू जो अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, तभी ये इतने टाइम तक ये जो फार्म प्रोटेस्ट जो है सस्टेन कर पाए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी किसी की इतनी अच्छी नहीं होती प्रेशर ग्रुप की, तो वो ज्यादा देर तक जो है सस्टेन नहीं कर पाते। मास मीडिया में क्या पहुंच है, इकोनॉमिक पावर बेस। तो कई बार ये जो रिसेंट फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें बोला जा रहा है कि इनको सपोर्ट है ऑफ वेल्दी फार्मर्स, राइट, वेल्दी फार्मर्स का सपोर्ट है इनको, राइट। तो एक इकोनॉमिक पावर बेस है, तभी ये सस्टेन कर पाए। और मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स क्या अपनाते हैं, राइट, व्हाट टेक्निक्स दे यूज फॉर मोबिलाइजेशन। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखें तो आपका जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट था। सो अगेन इट वाज अ प्रेशर ग्रुप क्रिएटेड, राइट, फॉर पहले तो ये था कि डैम को अपोज कर रहे थे, बाद में ये था कि गवर्नमेंट जो है, चलो डैम तो अब बना दिया आपने, पर ये जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं इनको एटलीस्ट प्रॉपरली आप रिहेबिलिट करो और इनको प्रॉपर कंपनसेशन दो। तो अब इसका एजेंडा ये है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजस्थान में था। एंड दिस प्रेशर ग्रुप प्लेड अ वाइटल रोल इन राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट। इनफैक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं यहीं से ट्रेस किया जाता है, राइट। तो इनका एक जो है वो भी था, नारा भी था कि हम जानेंगे हम जिएंगे, राइट। तो देयर फोकस वाज ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके लिए इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के जो है मतलब तरीके अपनाए, राइट। दे डिड वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग, जिसके थ्रू, जैसे इन्होंने ही शुरू किया था जो सोशल ऑडिट वाली चीज है, वो इन्होंने ही शुरू की थी। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन तो आप सबको पता है, ओके। एंड अगेन गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति, राइट। सो अगेन दे वर आल्सो पास, थोड़े पास्ट में, रिसेंटली नहीं बोलूंगा, थोड़े पास्ट में न्यूज में थे वो फॉर डिमांडिंग रिजर्वेशन, राइट। एंड दे ऑक्यूपाइड ट्रैक्स एंड डिसरप्टेड ट्रेन्स। ठीक है, और कार्नी सेना, यू ऑल नो, ये तो थोड़ा पास्ट का है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पद्मावत। ठीक है, तो अगेन वी ओपन
आंखें ओपन रखना है कि एग्जाम्पल्स आएंगे तो वो लेना है आपको, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो दिस इज इट, दिस रैप्स अप अवर पॉलिटी पार्ट। ओके, पॉलिटी पार्ट खत्म हुआ है बस। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस भी होगा आपका, ठीक है। एंड अगेन देखो, इसको ब्रेक करके इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साथ अगर मैं आपको 6-6 7-7 घंटे के सेशन कराऊंगा, राइट, मैं तो कर सकता हूँ, बट अगेन दैट वोंट मेक सेंस। तो एक पार्ट आपका ब्रेक कर दिया, अब आपको पता है ये चीजें मुझे यहाँ से पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, तो ये चीजें अब आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको लेक्चर देखने हैं अच्छे से और बस इंप्लीमेंट करना है। देखो डिफरेंस जो है सिलेक्शन होने ना होने में यही होता है, कहीं कुछ लोग होते हैं जो गाइडेंस वगैरह देख के उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोग जो है उसको नहीं इंप्लीमेंट करते तो उनका नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट वगैरह ऑलमोस्ट ज्यादा चीजें आपको मिल रही हैं। बस आपको क्या करना है, जिस हिसाब से आपको चीजें बताई गई उस हिसाब से आपको अपना लक्ष्मीकांत करंट अफेयर्स पढ़ना है और आपका काम जो है मोर और लेस हो जाएगा। तो गाइज थैंक यू वेरी मच। एंड अगला सेशन जो होगा वो लेंगी मयूरी मैम, वो होगा एथिक्स का, राइट, वो भी 2 पार्ट्स में होगा। तो प्लीज स्टे ट्यून, ओके। वो जो आपका जो रिलीज होगा, आपको जो है हमारी कम्युनिटी जरूर देखते रहिए, वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।